गुड मॉर्निंग क्लास 8। चैप्टर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। एक वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है जिसमें व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश ने जब यहाँ रूल किया, करीब करीब 200 ईयर्स का रूल है, तो उसमें डिफरेंट फील्ड्स पे, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में एंड ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, प्रेस में, इन सब चीज़ों में क्या क्या उसका इम्पैक्ट करा, कैसे उसने चेंज कर दिया सिस्टम को, यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया। दैट वी हैव डिस्कस ब्रीफली इन द प्रीवियस वीडियो। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो जो दिया था उसमें आपको वो सारी चीज़ें शेयर की थी। एजुकेशन का थोड़ा सा डिटेल में था। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में वी विल डील विद द एजुकेशन पार्ट, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट है एजुकेशन में, और उसका असर अभी तक हम लोगों को देखने को मिलता है। उसका क्या बेनिफिट्स है, उसका क्या मेरिट्स है, उसका क्या डीमेरिट्स है, उसमें क्या चीज़ें आगे आई जो बहुत अच्छा हुआ देश के लिए, हम लोगों के लिए, और क्या चीज़ें पीछे छूट गई जो अच्छा नहीं हुआ। तो दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग एजुकेशन पे जो ब्रिटिश का इम्पैक्ट है, चैप्टर 6 में आपका है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसमें एजुकेशन में सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, और उसको हम लोग इसमें डील करेंगे। वी आर गोइंग टू डील विद द एजुकेशन पार्ट ऑफ दैट इम्पैक्ट इन दिस वीडियो। तो इसमें पहले ब्रॉडली हम लोग पॉइंट्स ले लेते हैं कि क्या क्या हम लोग किस किस टॉपिक पे इस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस विद द नेटिव एजुकेशन जो पहले था यहाँ पे बिफोर द ब्रिटिश केम। तो यहाँ पे क्या चलता था उस टाइम में, उसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसा था वो, उस सिस्टम में क्या अच्छा था, क्या उस सिस्टम में आउटडेटेड था, पुराना था, जिसको चेंज होना था। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश ने इंटरवेंशंस बाय ब्रिटिश कितने टाइम में, कब कब इंटरवेंशंस हुआ, क्या क्या इंटरवेंशंस था, ये हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें एक। उसके बाद एक डिबेट है इसमें, ओरिएंटलिस्ट्स वर्सेस एंजेलिसिस्ट्स, दैट वी विल डिस्कस कि ये ओरिएंटलिस्ट क्या है, एंजेलिसिस्ट क्या है, क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल जो एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल जो ये बना, ये क्या था। और फिर यहाँ तक हम लोग इस बीच में एक चीज़ और डिस्कस करेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड वुड्स डिस्पैच। एक डिस्पैच है, एक 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 प्रपोजल लिखा गया है जो एक गवर्नर को भेजा गया है, चार्ल्स वुड ने भेजा है, और इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मैग्ना कार्टा मीन्स कि ये समझिए इट इज़ अ बाइबल, इट इज़ द मेन विजन डॉक्यूमेंट, और इसके बेस पे इंडिया में जो अभी एजुकेशन चल रही है वो इसी डॉक्यूमेंट के बेस पे, इसी डिस्पैच के बल पे चल रही है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी वो डिस्पैच। यहाँ पे इंटरवेंशन में और ओरिएंटलिस्ट एंड वर्सेस एंजेलिसिस्ट डिबेट के बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, मैकॉले पढ़ेंगे। सॉरी, हु वाज मैकॉले एंड मैकॉले मिनट क्या है, उसका थोड़ा सा डिटेल में मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया था, इसमें थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा पढ़ने का, इसमें ये 4-5 टॉपिक्स इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा नेटिव एजुकेशन सिस्टम कैसा था, इंटरवेंशंस कितने हुए, ब्रिटिश के मेजर इंटरवेंशंस जो उन्होंने दखल अंदाजी की इंडिया के एजुकेशन में, कितने लेवल पे की, कब कब किया, और किस किस रीज़न से किया, और वो कितना इम्पैक्टफुल था। उसके बाद ये ओरिएंटलिस्ट एंड एंजेलिसिस्ट जो डिबेट हुआ है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। उसके बाद आपको है कि मैकॉले, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मैकॉले मिनट, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। यहाँ पे एक वर्ड में उसको दे दिया गया है, मैं थोड़ा सा उसको ओपन अप कर दूंगा आपके लिए। उसके बाद वुड्स डिस्पैच है, और फिर आपको नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। थोड़ा सा जामिया का, जादवपुर यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, और एक टॉपिक इसमें और है जिसमें महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर एजुकेशन को किस तरह से देखते थे, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस। आप ध्यान से इसको देखिए, और इस टॉपिक्स को अगर आप देख लेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा वंस एंड फॉर ऑल। देन यू कैन रीड द चैप्टर, देन वी विल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहला टॉपिक है नेटिव एजुकेशन। जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम वाज देयर। तो ये थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे एजुकेशन फॉर ऑल तो नहीं था,
आपको ज़मींदारी सिस्टम जिसको आप कहते हैं उस टाइप का सिस्टम था। तो मुग़ल्स का मनसबदारी आ रहा था, फिर उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट रूलर्स आए दैट वी हैव ऑलरेडी रेड। तो उसमें अलग अलग तरह का सिस्टम था। तो ज़्यादा आपको अफ्लुएंट सेक्शन जो था, जिसको अपर कास्ट सेक्शन बोलते हैं, नॉबल्स बोलते हैं, वो लोग ज़्यादा स्टडी करते थे, तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। उसके बाद जो थोड़ा सिस्टम चलता था बेसिक एजुकेशन वगैरह का, वो था मकतब मदरसा सिस्टम, और इधर पाठशालास थे, ये चलता था थोड़ा। तो ये जो होता था, ये पाठशाला, मकतब, मदरसा, इसका कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता था कि 3 महीने में इतनी चीज़ पढ़ाई होनी है, 4 महीने में इतनी चीज़ पढ़ाई होनी है। तो कोई फिक्स्ड, इसमें कोई भी फिक्स्ड करिकुलम नहीं था, नो फिक्स्ड करिकुलम इस सिस्टम में। कोई भी फिक्स्ड करिकुलम मतलब सिलेबस फिक्स नहीं था, क्या पढ़ाना है, इतने दिन में इतना पढ़ा देना है, फिर एक ग्रेडिंग सिस्टम होगा, यहाँ तक पढ़े, इसके बाद आप ग्रेड 2 में चले गए, ग्रेड 3 में चले गए। इस तरह का कोई मेजर, कोई स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं था। इट वॉज ए हेविली टीचर डिपेंडेंट। जो गुरु होता था, टीचर, उस्ताद होता था, उसी पे डिपेंड करता था। बच्चे उसके साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, और पूरा डिपेंड करता था इसके ऊपर कि टीचर कैसा है, टीचर क्या। अलग अलग तरह के एजुकेशन के लिए अलग अलग टीचर के पास जाकर रहना पड़ता था। ये पाठशाला गुरुकुल में भी यही सिस्टम था, और मकतब मदरसा में भी जनरल यही सिस्टम था। आप कह सकते हैं वन टीचर स्कूल टाइप का होता था। एक टीचर है, आपको अरबी पढ़ना है तो यू हैव टू गो टू वन टीचर, यू हैव टू गो एंड लिव विद देम। आपको हदीस पढ़ना है, आपको रामायण पढ़ना है, आपको वेद पढ़ना है, तो यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर टीचर, लिव विद देम, लिव विद हिम, उसके साथ रहो, दिन भर रहते थे फिर वो। तो ये ज़मींदारों के बच्चे होते थे, वही पढ़ते थे, क्योंकि फ़ीस का कोई कॉन्सेप्ट उस तरह का नहीं था जैसा है कि मंथली फ़ीस एंड ऑल दैट ये देना होता है, ऐसा नहीं था। बाद में जो है इसमें गुरु दक्षिणा होता था, इसमें उस्ताद के लिए लोग देते थे, तो वो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा दे देते थे, लाइक उसके अलेक्जेंडर ने जैसे दे दिया था अपने गुरु को। तो उसी तरह से लोग कभी कभी ज़मीन ही दे देते थे, ज़मीन जायदाद दे देते थे, कुछ भी दे देते थे उस्ताद को, गुरु को दे देते थे। तो ये कोई फिक्स नहीं था, उसको बोलते हैं कैश और काइंड में भी मिलता था, बहुत रिस्पेक्ट होता था उस्ताद का, और रेगुलर फी स्ट्रक्चर कोई ऐसा नहीं था। तीसरा था कि उस वक्त प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं था, प्रिंटिंग मशीन नहीं आई थी, तो टेक्स्ट बुक्स का कॉन्सेप्ट कम था। टेक्स्ट बुक मतलब कि जैसे आपके क्लास में एक बुक है, हिस्ट्री की बहुत सारी बुक आती है, लेकिन आपके क्लास में एक बुक बनी हुई है। उसी तरह हर बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, CBSE बोर्ड में एक पर्टिकुलर सिलेबस बना हुआ है कि इस क्लास में यही टॉपिक्स पढ़ाई होंगी। तो ये बहुत स्ट्रक्चर्ड है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं था, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं थे। अब इसमें जो न्यू डेवलपमेंट्स होता था, जैसे अब एक बुक पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत पुरानी बुक है, आप कुरान का कोई तफसीर है या हदीस का है, अब वो 50 साल से हो रही है पढ़ाई, वही उसी की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कुछ न्यू डेवलपमेंट आया, उसको फ़ौरन वो बच्चों के पास नहीं पहुंचता था। तो न्यू डेवलपमेंट जो है, जो न्यू डेवलपमेंट होते थे एजुकेशन डिफरेंट फील्ड्स में, वो नहीं पहुंच पाते थे, वो बच्चों तक नहीं पहुंच। जैसे अब आपकी किताब जो है, बुक्स जो है 3 ईयर्स में अपडेट होती है, एडिशंस आता है, चेंज होता रहता है, न्यू इन्फॉर्मेशंस आती रहती है उसमें। जैसे आप 9 स्टेट्स था, 28 हो गया, तो नेक्स्ट ईयर की बुक में वो चेंजेस आ जाएगा। उसी तरह कोई नई डिस्कवरी हुई कहीं पे, वो आ जाएगा। कोई नया इन्फॉर्मेशन मिला जो अभी तक नहीं मिल रहा था, वो 1-2 साल के बुक के बाद अंदर ही आपके बुक्स में आ जाएगा ना। एवरीबडी इज़ हैविंग द बुक, सबके पास एक टेक्स्ट बुक है, किताब है। यहाँ पे ओरल ट्रेडिशन से ज़्यादा होता था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का उतना सिस्टम नहीं था, और टेक्स्ट बुक्स भी, लिखी हुई टेक्स्ट बुक्स भी सबके पास अवेलेबल नहीं होती थी, टीचर के पास होती थी। ओरल ट्रेडिशन से ज़्यादा ट्रांसफ़र होता था, नॉलेज ज़बानी ज़्यादा ट्रांसफ़र होता था। तो ये उस टाइम का सिस्टम है। कोई करिकुलम नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, और एडमिशन का भी नो फिक्स टाइम फॉर एडमिशन वगैरह का कोई फिक्स टाइम नहीं था। एक रफली कुछ महीने क्लासेस होती थी, 2-3 महीने उसमें छुट्टी होती थी, किसी न किसी फेस्टिवल और किसी न किसी सैक्रेड मंथ्स की वजह से। तो ये जनरल सिस्टम था। इसमें लोग क्या क्या पढ़ते थे, सब्जेक्ट्स क्या पढ़ते थे, इसमें सब्जेक्ट पढ़ाई होती थी, अरबिक होती थी, पर्शियन होती थी, संस्कृत होती थी, इन सब सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। और ये सबके लिए ख़ास नहीं था। अब इसमें लोअर कास्ट लोग नहीं पढ़ सकते थे, जो अनटचेबल्स थे वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे, वो क्योंकि होली लैंग्वेज था। उसी तरह जो मुसलमानों में जो बहुत नीचे तबके के थे, वो उतना पढ़ाई, जो
अलग अलग तरह का काम करते थे, वो भी पढ़ाई में नहीं जाते थे उतना। तो उलमा का क्लास था, या उलमा के बच्चे थे वो पढ़ते थे, या फिर राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते थे, नोबल्स के बच्चे पढ़ते थे, बड़े ज़मींदारों के बच्चे पढ़ते थे। तो एजुकेशन फॉर ऑल उस टाइम में भी नहीं था। लेकिन अरबी, पर्शियन, संस्कृत, और उसमें पढ़ते थे लोग, ग्रामर पढ़ते थे, इंग्लिश ग्रामर, ये सॉरी अरबी ग्रामर, पर्शियन ग्रामर, पोइट्री वगैरह पढ़ते थे, बड़ी बड़ी शेख सादी वगैरह की, ज्योमेट्री पढ़ते थे लोग। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी पढ़ते थे, फल्कियात जो बोलते हैं, स्टार्स वगैरह के बारे में जानना, आसमान स्काई में, ज्योग्राफी में जो हम लोग पढ़ते हैं वो जानना, ये सारी चीज़ें लोग पढ़ते थे। लेकिन मॉडर्न साइंस जो है, जो डेवलपमेंट हुआ था, आप वो भी पढ़ते थे इसमें। आपको जैसे यहाँ पे मैथ की कुछ चीज़ें थी, यहाँ पे वो पढ़ाई होती थी। इसमें आपको अर्थशास्त्र और ये सब सारी चीज़ें होती थी। पुरानी जो चीज़ें थी वो अपनी पास्ट की जो चीज़ें थी वो पढ़ाई होती थी। लेकिन मॉडर्न साइंस में जो डेवलपमेंट हुआ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, जो यहाँ पे चेंजेस आया है, उसको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक अभी नहीं आ पाई थी इन बच्चों तक। तो ये एक सिस्टम है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इसमें बहुत सारी खराबियाँ हैं, तो इसको चेंज होना ही था। लेकिन ये जो चेंज हुआ जिस तरह से इंटरवेंशन, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पीछे छूट गई जिसको पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो ये आपका जनरल सिस्टम है, और टीचर सेंट्रिक है, टीचर डिपेंडेंट है, पूरा होल्ली डिपेंड टीचर पे ही होता था कि आप वो किसी कोई बच्चा को वो शिष्य बनाएगा कि नहीं बनाएगा, शागिर्द बनाएगा। इट ऑल डिपेंड, इट वाज डिपेंडेंट ऑन द टीचर, इट डिपेंड ऑन द टीचर कि बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई कितना दिन रहेगा, कैसे पढ़ेगा। तो ये कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है आपका। बाकी मदरसा, मस्जिद वगैरह में मकतब था जहाँ पे बेसिक एजुकेशन कुरान वगैरह की हो जाती थी, जो सब लोग ले लेते थे, कुरान और दुआ की। वैसे यहाँ पे था कुछ मंत्र वगैरह की पढ़ाई हो जाती थी। बाकी स्किल सीखते थे लोग। स्किल मतलब जैसे आपको हल उस टाइम में यूज़ होता था, तो वो बनाना सीख लेते थे, गाड़ी बनाना सीख लेते थे, घर बनाना सीख लेते थे। स्किल में काफ़ी आगे थे, लाइफ स्किल सीख लेते थे लोग। तो ये सारी चीज़ें रह के आप गोल्ड स्मिथ के पास गए, वहाँ पे सीख लिया, तो आयरन स्मिथ के पास गए, वहाँ सीख लिया। तो ये स्किल सीखने का रिवाज था, खेती सीखते थे साथ में रहकर। और लेकिन इस तरह की जो पढ़ाई है अंडर पर्टिकुलर करिकुलम और एक फ्रेमवर्क के अंदर में, वो नहीं था उसका। तो स्किल जो आप कहेंगे अगर लाइफ स्किल्स, उस मामले में ये एजुकेशन आगे था। उसके लिए रूम था, फ्लेक्सिबल था, बहुत रिजिड सिस्टम नहीं था। अब जैसे एक बच्चा है वो एक किताब को 3 महीने में ही ख़त्म कर रहा है, एक बच्चा है उसको 3 साल लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, उस 3 साल वाले को बुरा नहीं माना जाता था। तो ये फ्लेक्सिबल था ये सिस्टम, ये इसका बेनिफिट है लाइफ स्किल्स की डायरेक्ट। अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें सिर्फ क्लासरूम में पढ़ते हैं, और ये आउटसाइड क्लासरूम बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो वो पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का आगे क्या कहना है इस पर। फ्लेक्सिबल बहुत था, मतलब स्टूडेंट्स के हिसाब से फ्लेक्सिबल था, टीचर के हिसाब से फ्लेक्सिबल था। अभी का सिस्टम रिजिड है, सबको एक ही साल में पास करना है, जो पहले फिनिश कर लिया उसको भी 1 साल में पास करना है, जो नहीं कर पा रहा उसको भी 1 साल में पास करना है। अब मैथ को भी सेम टाइम में करना है, इंग्लिश में भी सेम टाइम में एक पर्टिकुलर सिलेबस आपको कर लेना है। तो दिस इज़ अ रिजिड सिस्टम, ये थोड़ा सा रिजिड है। ये कुछ बच्चों के लिए आसान हो जाता है, कुछ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो दूसरा कोई प्रोग्राम ऑप्ट कर पाए, दूसरा कोई सिस्टम ऑप्ट कर पाए, उसके लिए तो कभी कभी वो फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है जो आपको देखने को मिलता है। उसमें पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो जाते हैं कभी कभी कि सर्टेन बेंच मार्क पे सर्टेन एज में नहीं पहुंच रहा है बच्चा, तो दे बिकम वरीड। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी थी वहाँ पे। इसके अंदर कमियां बहुत सारी थी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी थी। लाइफ स्किल्स का था। उसके बाद लर्निंग बाय डूइंग था, लोग स्किल्स सीखते थे, जनरल स्किल्स सीख लेते थे काम करके, और ख़ास तौर से जो पेरेंट्स का स्किल होता था वो अच्छे से सीख लेते थे वो। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे थी। फीस वगैरह का वो सिस्टम नहीं था, लेकिन पे बहुत तरह से करते थे लोग। जैसे हम लोग मौलवी साहब को कुछ पढ़ाते हैं तो हम लोग उसको जब कुरान शुरू करते हैं कुर्ता पजामा ये वो सब देते हैं, गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, तो उस तरह का गिफ्टिंग का सिस्टम था। एजुकेशन मतलब कोई कमर्शियल एक्टिविटी, बहुत बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी। जैसे था कि आप कुछ इन्वेस्ट किए और आपको कुछ मिल रहा है, दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी वाज नॉट देयर। ये बाद में आया ब्रिटिश के आने के बाद। तो ये इसका पॉजिटिव्स है नेटिव एजुकेशन का, एंड इसका नेगेटिव्स है। और ये जो वहाँ जैसे चलता था वो है कुछ चीज़, अब नो फिक्स टाइम नहीं था, तो इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी आप कह सकते हैं, कभी भी आप जाइए, एडमिशन होगा वहाँ से शुरू कीजिए। बच्चे पे डिपेंडेंट है, टीचर डिपेंडेंट है और चाइल्ड सेंटर्ड है, मतलब हर बच्चा अपने हिसाब से पढ़ रहा है।
टीचर के साथ रह रहा है तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ सीख रहा है। एक्सप्लॉयटेशन भी होता था उसमें, लेकिन फिर भी एक फ्लेक्सिबिलिटी एक थी अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। तो ये था नेटिव एजुकेशन। अब इसको चेंज किया, तो 3 इंटरवेंशन हुए हैं। देयर हैव बीन 3 मेजर इंटरवेंशंस बाय द ब्रिटिश इन द एजुकेशन सिस्टम। तो पहले 50 ईयर्स तक जो इन्होंने पावर किया, देयर वाज नो इंटरवेंशन। ये सारा ये लगे रहे प्रॉफिट मेकिंग में रह गए, ट्रेड में रह गए। और ये ट्रेड के लिए आए भी थे, प्रॉफिट मेकिंग के लिए आए भी थे, पैसा कमाने के लिए आए थे। इनको यहाँ सुधारने के लिए तो आए नहीं थे, ये सोशल रिफॉर्मर तो थे नहीं है। क्यों उस चीज़ में इन्वेस्ट करें जिससे प्रॉफिट नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज आई। क्रिश्चियन मिशनरीज जो है ये होती हैं जो क्रिश्चियन दावत का काम करते हैं, मतलब क्रिश्चियनिटी जो लोग फैलाते हैं, मतलब दूसरे को प्रीच करते हैं। तो अपने रिलीजन को या आप अच्छी चीज़ को जानते हैं उसको प्रीच करना कोई बुरी बात नहीं है। तो ये क्रिश्चियन मिशनरीज आए क्योंकि ये मेजर जो कंट्रीज़ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से ये बढ़ के आया था, खुद साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करता था, लेकिन ये अपने साथ क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भी लेके आया। इनके साथ अटैच होकर क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए। वो आ गए तो उन्होंने यहाँ के रूलर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कन्विंस करना शुरू किया कि लेट्स ओपन सम स्कूल्स, कुछ यहाँ के एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट करें। तो ये लोग तैयार नहीं होते थे, कहते थे हम फालतू की चीज़ों में क्यों पढ़ें, वी हैव कम हियर टू अर्न प्रॉफिट, टू डू द ट्रेड, वाई वी शुड बी वरीड अबाउट दिस मासेस। इनको था कि कुछ लोग क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाएं, क्रिश्चियन फेथ के बारे में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएं, और हम एक चीज़ को, क्योंकि वो उस चीज़ को अच्छा समझते थे, सो दे वांटेड टू हेल्प पीपल। उनको लगता था कि ये भटके हुए हैं तो इनको हम अपने फेथ के बारे में बता दें। तो स्कूल इज़ द बेस्ट वे। अगर आप इस एजुकेशन में थोड़ा सा इंटरवीन करते हैं तो वहाँ बच्चों को बता सकते हैं, पेरेंट्स को बता सकते हैं, आप अपना सिस्टम थोड़ा सा दिखा सकते हैं। तो इनको लग रहा था कि हम उससे इनको सफाई सिखा पाएंगे, मॉडर्न मेडिसिन के बारे में बता पाएंगे, प्लस क्रिश्चियन फेथ के बारे में बता पाएंगे। तो ये बहुत मुश्किल से ये एग्री किए इनके कहने पे। बिकॉज ऑफ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज फर्स्ट इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 इंटरवेंशन है, ये फर्स्ट है, पहला इंटरवेंशन है बाय द ब्रिटिश। ये हुआ है आपको 1813 में, डेट याद रखिएगा। और एक एक्ट बना जिसको बोलते हैं चार्टर एक्ट, बहुत फेमस एक्ट है, कानून बना। और इस कानून, क्योंकि ये लोग सारा काम कानून के हिसाब से करते थे, ये अलग बात है कि बहुत सारा कानून गलत बनाते थे। बहरहाल इन्होंने ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज दे फॉर्म एन एक्ट दैट इज़ कॉल्ड चार्टर एक्ट। ये इनको ये पावर देता था, जो इनकी सरकार थी, कि वो ब्रिटिश एजुकेशन में इंटरवेंशन करें। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपए का एनुअल बजट रखा। एनुअल बजट के सालाना, एनुअल मतलब सालाना, एवरी ईयर वी विल स्पेंड 1 लाख रुपी टू स्प्रेड द एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में हम लोग 1 लाख रुपए बुक छपवाने में, या बच्चों को स्कॉलरशिप देने में, या प्राइज़ देने में, या उनके लिए स्कूल खोलने में, 1 टीचर स्कूल या कॉन्वेंट खोलने में हम लोग 1 लाख रुपए वॉज अ ह्यूज अमाउंट एट दैट टाइम, नॉट दैट ह्यूज, फिर भी काफ़ी था। ये हम लोग हर साल एनुअली इन्वेस्ट करेंगे, एनुअली खर्च करेंगे, कंपनी इतना पैसा अलग से निकाल कर रखेगी टू इंटरवीन इन द एजुकेशन सिस्टम। तो ये पहला इंटरवेंशन है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज, कि पहली बार ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है एंड उसके पीछे जो गवर्नमेंट है, ये तैयार हुए टू स्पेंड सम मनी फॉर द एजुकेशन ऑफ द इंडियन मासेस। तो दिस इज, उसके बाद जब ये स्टार्ट हुआ तो कुछ ही दिनों के बाद जब ये ग्रांट्स आने लगा तो लोग सोचने लगे फिर कि ग्रांट्स जो पैसे जो है किस चीज़ में हम लोग इन्वेस्ट करें, किस तरह का एजुकेशन दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि क्या करंट जो सिस्टम है, पाठशाला, मकतब एंड गुरुकुल सिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं, इसी में इन्वेस्ट करें या कुछ नया बनाएं, कैसा बनाएं, इंडिया इज सच अ डाइवर्स कंट्री। तो एक बहस छिड़ गई, जिस बहस को बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट एंड एंजेलिसिस्ट। ये एक बहस छिड़ गई, बहुत इंपॉर्टेंट बहस है कि किस तरह का एजुकेशन दिया जाए। पहले तो इंटरवेंशन शुरू हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, इट इज़ अ नेचुरल क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन, व्हाट काइंड, ये जो पंपिंग, वी आर पंपिंग द मनी, तो हम किस टाइप के एजुकेशन में पंप करें मनी, ये बेनिफिशियल होगा कि नहीं। इन्होंने क्या समझाया था, इन्होंने समझाया था कि अगर आप इसको इंटरवीन कीजिएगा तो ये आपके लिए सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़ा, तो कंपनी के ख़िलाफ़ जो माहौल है, मूड है, वो थोड़ा कम ख़राब होगा, आपके पास कुछ लोग हो जाएंगे, कुछ क्रिश्चियंस हो जाएंगे। तो इन्होंने अपने तरीके से उसको कन्विंस किया था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा था कुछ ही दिनों के बाद कि व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन शुड वी प्रोवाइड, व्हाट शुड वी टीच इन द स्कूल्स, स्कूल्स में पढ़ाएं तो क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, किसको हेल्प करें। तो दो ग्रुप बन गए ब्रिटिश स्कॉलर्स में, उन्हीं के स्कॉलर्स में जो इसके फेवर में थे कि एजुकेशन के लिए ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। अब उनके अंदर में एक डिबेट शुरू हो गया कि व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन शुड प्रोवाइड, व्हाट शुड वी टीच इन आवर स्कूल्स। तो ये एक डिबेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट एंड एंजेलिसिस्ट। ये दोनों यूरोपियन थे। ओरिएंट मतलब होता है आप इसके ईस्ट, इस साइड का जो नॉलेज है ईस्ट, उसी से बना है ओरिएंटलिस्ट। तो ओरिएंटलिस्ट थे, ये भी यूरोपियन स्कॉलर थे, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि इंडियन थे, स्कॉलर्स थे, लोग थे, ये भी आपके यूरोपियन स्कॉलर्स थे। इसमें जो बड़ा नाम आता है इन ओरिएंटलिस्ट में, ये दो बहुत बड़े लोगों का नाम आता है, विलियम जोन्स एंड दूसरा नाम आता है हेनरी थॉमस कोलब्रूक, सॉरी। तो ये दो नाम आता है, बहुत सारे लोग थे इसमें, ये स्कॉलर्स का नाम आता है, विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कोलब्रूक का नाम आता है। इसमें जो नाम आता है आपका बहुत बड़ा नाम आता है, जो इस जेम्स मिल का आता है, और बाद में इसी को आगे बढ़ाया है मैकॉले ने। अब इनका क्या कहना था, ये ओरिएंटलिस्ट का क्या कहना था और एंजेलिसिस्ट का क्या कहना था। ये लोग कह रहे थे कि हम लोगों को ईस्ट की भी कुछ चीज़ें पढ़ानी चाहिए। व्हेन वी आर इंटरवीनिंग इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, जब हम इंटरफेयर कर रहे हैं तो हम लोगों को सिर्फ अपनी चीज़ें नहीं पढ़ानी चाहिए, ईस्ट की चीज़ें भी पढ़ानी चाहिए। ईस्ट मतलब जो इंडियन नॉलेज है, जो अरेबियन नॉलेज यहाँ पे अवेलेबल है, इन पर्शियन, इन संस्कृत, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो इंडिया की जो नॉलेजेस है, लॉ में है, फ़िलॉसफी में है, दो तीन चीज़ इन्होंने लिया था, लॉ लिया था, फ़िलॉसफी लिया था। फ़िलॉसफी मतलब जो जीने का तरीका है, नहीं कैसे सोचते हैं चीज़ों की तरफ कैसे देखते हैं एक चीज़ को। और जैसे पत्थर है, अब उसमें सिर्फ साइंटिस्ट को एक स्टोन दिखता है, रॉक दिखता है, लेकिन एक हिंदू होगा तो वो एक पर्टिकुलर शेप का होगा, तो उसको अपना देवी भी दिखेगा उसमें। तो उसी तरह लॉ, फिलॉसफी और लिटरेचर में यहाँ पे बड़े बड़े आपको किताबें लिखी गई थी, रामायण, महाभारत एंड ऑल चीज़ें उससे पहले भी थी, वेदास का ट्रेडिशन था। तो इन्होंने कहा कि हम लोगों को अपनी चीज़ें तो पढ़ानी चाहिए, उसके साथ हम लोगों को जो प्रीवियस नॉलेज है इंडिया का, अर्थशास्त्र का है, और पुराने इंडिया के जो स्कॉलर्स हुए हैं उनकी जो बातें हैं, उसमें से भी कुछ चीज़ें यहाँ के लोगों को पढ़ानी चाहिए, क्योंकि हम लोग इंडिया में एजुकेशन दे रहे हैं। वी शुड टीच देम समथिंग अबाउट फ्रॉम देयर पास्ट, फ्रॉम द अवेलेबल नॉलेज दैट इज़ देयर, जो उनके स्कूल्स में पढ़ाई होती है, मकतब में, मदरसे में, गुरुकुल में, पाठशाला में, उसको भी हमको पढ़ाना चाहिए। दैट वाज द व्यू ऑफ ओरिएंटलिस्ट। अपनी चीज़ें भी पढ़ाएं, लेकिन ये भी हमको पढ़ाना चाहिए। और उसके जो एडवोकेट्स थे, विलियम जोन्स थे और हेनरी थॉमस कोलब्रूक, और भी बहुत सारे थे, उसमें कोलब्रूक थे। लेकिन ये जो व्यू है यूरोपियन स्कॉलर्स का, इनका कहना था कि एशिया में कुछ भी नॉलेज उतना जानने के लायक अब नहीं बचा है, तो वी शुड टीच एवरीथिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में सारी चीज़ें पढ़ाएं। इनका कहना था इंग्लिश में हम सब चीज़ नहीं पढ़ा सकते हैं, वी शुड यूज़ वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर मतलब होता है लोकल, जैसे यहाँ का लोकल लैंग्वेज कुछ और है, तमिलनाडु का कुछ और है, केरला का कुछ और है, महाराष्ट्र का कुछ और है, उसको बोलते हैं वर्नाकुलर। तो बोला वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, इनका था कि पढ़ाइए। ये कह रहे थे कि इंग्लिश में पढ़ाइए, एजुकेशन शुड बी इन इंग्लिश, क्योंकि सारे टेक्स्ट बुक्स, मटेरियल्स एंड ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश, सो वी शुड टीच देम इन इंग्लिश। ये इनका था। उसके बाद इनका इसी थ्योरी पे आगे बढ़ते हुए मैकॉले ने अपना थ्योरी दिया, और लास्ट में जब ये फाइट बहुत चली, इन दोनों के बीच में काफ़ी बहस हुआ, उसके बाद ये थे विलियम बेंटिक थे, और उन्होंने कमेटी बनाई। उसमें मैकॉले ने अपना एक रिपोर्ट दिया है, जो आपको नेट पे भी अवेलेबल है, यू कैन रीड दैट, मैकॉलेज मिनट। उसमें उन्होंने प्रपोजल दिया कि क्या बेस्ट रहेगा, तो उस प्रपोजल को बाद में इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में। तो फाइनली ओरिएंटलिस्ट की हार हो गई उसमें, और एंजेलिसिस्ट जीते, और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन आगे बढ़ा इंडिया में। लेकिन तब तक ओरिएंटलिस्ट ने कुछ काम किया था, इन लोगों ने कुछ मॉडल्स भी इस्टेब्लिश किया था। तो इन्होंने 3 जगह इस टाइप के ओरिएंटल जो इनका थॉट था उसके बेस पे स्कूल्स खोले थे। एक खोला था कैलकाटा मदरसा,
जिसमें ये नई चीज़ें भी पढ़ाते थे और पुरानी चीज़ें भी पढ़ाते थे 1782 में। उसके बाद इन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी बनाया और बंगाल में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बहुत दिन तक कोलकाता हुआ सेंटर ऑफ पावर, इसीलिए बहुत जगह आप बंगाल सुनेंगे। आज़ादी के लड़ाई में भी बंगाल का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। और जो ब्रिटिश राज चला यहाँ पे इंडिया में, उसमें भी बहुत सारे ऑफिसर्स बंगाल के ही थे, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम वगैरह पहले आया। अभी भी बंगालीज की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है बिकॉज ऑफ दैट। तो वो आया तो वो बहुत बड़े सपोर्टर्स भी बने ब्रिटिश के। और फिर बाद में मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के लिए, तो बंगाल में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा ब्रिटेन के ख़िलाफ़ भी गए। तो बहुत सारी चीज़ें जो स्टार्ट हुई आप देखेंगे कि बंगाल से स्टार्ट हुई हैं। खुद कांग्रेस जो है उसमें आपको बंगाल के बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। एजुकेशन सिस्टम जो आया, एजुकेशन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, उसमें बंगाल का बहुत बड़ा हाथ है। तो एशियाटिक सोसाइटी है। उसके बाद संस्कृत कॉलेज बना यूपी में, बनारस में 1791 में, बनारस में। ये आपका है कि ओरिएंटलिस्ट ने अपने मॉडल को, जो उस मॉडल को वो सही समझते थे इंडिया के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 जगह इन्होंने खोला है। 1782 में कलकत्ता मदरसा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया है इन्होंने, एंड संस्कृत कॉलेज एट बनारस इन 1791। ये इनका इंटरवेंशन है। तो एक आपको आता है व्हाट हु आर द ओरिएंटलिस्ट, हु आर द एंजेलिसिस्ट, व्हाट वाज द डिफरेंस इन देम, व्हाट वर द डिफरेंसेस। तो आपको यू कैन राइट दिस फ्रॉम दिस टेबल। आप इसको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हैं कि दे फेवर्ड इंडियन इन पर्टिकुलर 3 सब्जेक्ट्स, लॉ में, लिटरेचर में एंड फिलॉसफी में, कि इंडियन जो नॉलेज है, पास्ट नॉलेज जो आ रहा है, उसको भी हम कंटिन्यू करें इंडियन स्कूल्स में। और एंजेलिसिस्ट का व्यू था कि इंग्लिश मीडियम में हो, नो वर्नाकुलर लैंग्वेज, और हम पुरानी चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़ाएं उसको, जो ब्रिटेन में पढ़ाई जा रही है, जो वेस्ट में पढ़ाई जा रही है, जो हमारा मॉडल है, उसी को हम पढ़ाएं। ये डिफरेंसेस था। इसमें पूछा जाता है कौन कौन लोग मेन थे। तो विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रूक, और उसमें थे आपको जेम्स मिल। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे था। अब हम लोग आते हैं कि सेकेंड इंटरवेंशन कब हुआ। तो फर्स्ट इंटरवेंशन के बाद की बहस थी। अब इस बहस में ये निकल के आया कि इंग्लिश मीडियम इज सुप्रीम। ये इस बहस में ये निकल कर आया। तो अब सेकेंड इंटरवेंशन होना था। सेकेंड इंटरवेंशन हुआ, ये मेजर था। वो तो सिर्फ बजट अर्न मार्क हुआ था कि 1 लाख रुपए चलो इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद वो बहस शुरू हो गई। उस बहस के बाद ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो चार्टर एक्ट था। यहाँ पे एक एक्ट बना, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, पाथ ब्रेकिंग एक्ट आप कह सकते हैं। 1835 में पास हुआ। और उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का जो मैकॉले थे, थॉमस मैकॉले, उन्होंने एक रिपोर्ट दी, एक सजेशन दिया अपना, और उस सजेशन को लिखा गया जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, मैकॉलेज मिनट। उसके बाद ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया। तो मैकॉले मिनट कोई एक मिनट नहीं, टाइम नहीं, मैकॉले मिनट्स बोलते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द मीटिंग। कि आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग मेंशन कीजिए, तो आपने एक मीटिंग किया तो कहा गया मिनट्स मेंशन किए, तो आपको टाइम नहीं लिखना होता है, आपको लिखना होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मैकॉलेज मिनट्स मतलब क्या हुआ, मैकॉले का जो राइटिंग, मैकॉले ने जो सजेशन दिया आफ्टर ओरिएंटलिस्ट एंड एंजेलिसिस्ट डिबेट, उसमें जो सजेशन दिया है मैकॉले ने, दैट इज मेंशन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दैट, उनका सजेशन का, दोज आर मेंशन्ड इन मैकॉलेज मिनट। तो हम लोग देखते हैं कि मैकॉले इंडिया को कैसे देखता था और मैकॉले इंडिया में एजुकेशन को कैसे बढ़ाना चाहता था, क्यों बढ़ाना चाहता था, इसने पूरा स्पेसिफिक रीजंस दिया। तो अब मैं पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे। मैंने कहा था कि मैं डिटेल में बताऊंगा और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो मैं सेकेंड इंटरवेंशन में आपको थोड़ा सा मैकॉलेज मिनट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, कि मैकॉले ने आखिर ऐसा, इंग्लिश मीडियम का फादर कहा था, फादर ऑफ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इन इंडिया। तो मैकॉलेज ने अपने मिनट में क्या क्या कहा, बहुत ज़बरदस्त बात की है। तो पहले रीज़न बताया कि हम लोग क्यों पढ़ाना चाहते हैं, ये जो हम लोगों का कॉलोनी है इंडिया, ये हमारे गुलाम है, वाई डू वी वॉन्ट टू टीच देम, व्हाट इज़ आवर इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग तो प्रॉफिट के लिए आए हैं, ट्रेड के लिए आए हैं, तो व्हाट विल बी आवर इंटरेस्ट इन टीचिंग देम। तो उन्होंने लिखा कि टीचिंग का हमारा है अ क्लास ऑफ पर्सन्स, हमको ऐसा क्लास बनाना है लोगों का, हु विल बी इंडियन इन ब्लड
एंड कलर, देखने में खून में इंडियन होंगे, बट इंग्लिश इन टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मोरल्स, इन इंटेलेक्ट। ये उन्होंने बताया, कन्विंस करने के लिए बताया है कि व्हाई डू वी वांट टू स्प्रेड दिस एजुकेशन इन इंडिया। इन्होंने लिखा अपने मिनट में, वी वांट टू प्रोड्यूस अ क्लास ऑफ पर्सन, हमको ऐसे लोगों को तैयार करना है, विल बी इंडियन इन लुक, देखने में तो इंडिया के जैसे लगेंगे, सांवले ब्राउन, मतलब ब्लड एंड कलर, दे विल लुक लाइक इंडियंस, बट इन देयर हार्ट दे विल बी इंग्लिश, वो ब्रिटेन के होंगे। कैसे होंगे? तो वो बोलते इंग्लिश में होंगे, वो सोचते इंग्लिश में होंगे, उनका टेस्ट इंग्लिश होगा, वो इंग्लिश के ब्रिटिश चीज़ों को अप्रिशिएट करते होंगे, यूरोपियन चीज़ों को अच्छी निगाह से देखते होंगे, और इंडियन चीज़ों को लुक डाउन करेंगे। इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो कस्टम है, इंडिया का जो फूड है, इंडिया का जो ड्रेसेस है, उसको दे विल लुक डाउन अपॉन देम। तो ये लोग देखने में इंडियन होंगे, जैसे होता ना, वो शेर है, शेर बकरी के बीच में, वो फिर वो शेर का बच्चा बहुत दिन से बकरी के बीच में रहा, तो वो बकरी, उसको लगने लगा कि बकरी ही सबसे बड़ा जानवर है, और वो भी बकरी की तरफ बिहेव करने लगा। तो ये भी चाहते थे कि इसको हम इंडियंस को ऐसा बना दें, ऐसा एजुकेशन सिस्टम हम तैयार करें कि इंडिया के लोग अपने ही कल्चर को, अपने ही चीज़ों को, अपने ही लैंग्वेजेस को, अपने ही फूड को, दे स्टार्ट लुकिंग डाउन अपॉन देम, उसको नीचा देखने लगें और ब्रिटेन को ऊंचा देखने लगे। अब देखिए, इसी का अभी तक चलता है, मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था, लोग कितना क्रीम घसते हैं, वाइटनिंग क्रीम गोरा होने के लिए। तो वो वही असर है, वो कॉलोनियल माइंडसेट है, दैट वो हम लोग, अंग्रेज तो चले गए लेकिन हमारे जहनों को गुलाम बना के चले गए। तो यही उनका मकसद था कि वी हैव टू प्रोड्यूस अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर, बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मोरल्स, इन इंटेलेक्ट। हर तरह से उनका मोरल भी वैसा ही हो, वो जो चीज़ों को अंग्रेज़ अच्छा समझते हैं, उसी चीज़ों को, जिस तरह से बैठना वो अच्छा समझते हैं, जिस तरह से बोलना अच्छा समझते हैं, जिस तरह का सलाम सैल्यूटेशन वो अच्छा समझते हैं, उसी को हम भी, जिस तरह का सेलिब्रेशंस को वो अच्छा समझते हैं, केक कटिंग एंड ऑल दैट, तो वी शुड ऑल्सो डू द सेम। और हम लोग फील करें कि वी आर मॉडर्न, हम लोग इसी तरह से मॉडर्न, हम लोग करते भी ऐसे फील। तो ये उसका, ये लिखा हुआ है, दिस यू कैन फाइंड। उसके बाद एक और पॉइंट है, उसके बारे में बताऊंगा कि और क्या क्या सजेशन दिया उसने। एक और उसका है, आप देखिएगा कितना कंटेम्प्ट था, कितना नफरत था इंडियन संस्कृत पर अरबिक एजुकेशन से। उन्होंने लिखा अ सिंगल शेल्फ ऑफ, तो ये दूसरा पॉइंट है उनका, सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी। देखिए आप पढ़िएगा, ये उनका कोट है उसके मैगाले मिनट्स में, was worth the whole native literature of India and Arabia। आप देखिए, ये लोग डार्क एजेस में थे, आप देखिए इन लोगों का घमंड देखिए, डार्क, देवर इन द डार्क एजेस। और इंडियन एजुकेशन, जो चाइनीज़ एजुकेशन है, इट वाज ऑल ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक इन बैतुल हिकमा बगदाद, and then that was transferred to Spain, Cordoba, and they came to study in Cordoba. Ibn Sina, Ibn Rushd, they have read about all of them, सब लोग पढ़ा। ये जो नंबर सिस्टम इनको नहीं आता था, दे यूज टू राइट इन रोमन्स, और डिजिट सिस्टम, ज़ीरो नहीं आता था, ये अरब से लेके गए इंडिया से, इसीलिए बाद तक अभी हिंदू अरबिक न्यूमरल बोलते हैं उसको। और वहाँ से उन्होंने सीखा, और उनके यहाँ रिनेसा आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। इट वाज बिकॉज ऑफ दिस पास्ट नॉलेज एंड द वर्क डन बाय द अरब्स। और इसने क्या लिखा लास्ट में कि सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, यूरोप की लाइब्रेरी का, कोई भी यूरोप की लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ का जो एक शेल्फ में जितनी बुक पड़ी है, उसका जो नॉलेज है, वो एंटायर पूरा लिटरेचर इंडिया और अरबिया का मिला दें, तब भी वो शेल्फ में ज़्यादा नॉलेज होगा बनिस्बत पूरे इंडिया एंड अरबिया के वर्क में। तो दैट वाज द काइंड ऑफ कंटेम्प्ट ही हैड फॉर दिस इंडियन एंड अरबियन एजुकेशन। उन्होंने बोला ये फालतू है, बेकार है, हमारा एक शेल्फ का नॉलेज इस पूरे नॉलेज से ज़्यादा है। तो देवर इन, मतलब इस माइंडसेट से उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी। आप समझ सकते हैं कि वो इंडिया में कोई इंडिया के लोगों को कोई बहुत इम्पावर नहीं करना चाहते थे वो एजुकेशनली। दे वांटेड टू मेक स्लेव्स, जो स्लेव्स दिल से और वो जो मानसिक बोलते हैं मेंटल गुलाम हमारे तैयार हो जाएं, दे ओनली वांटेड दैट। ये मकाले हैं, मकाले को कुछ लोग बहुत हाई
स्ट्रीम में देखते हैं कि इंग्लिश ले आया, तो इंग्लिश किस लिए लाया आप देखिए, और उसका असर भी हुआ। तो ये 2 कोट्स है, ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये पर्पस क्या था मैकॉले मिनट का। उसने सजेशन जो दिया एजुकेशन में क्यों इंटरवीन करना चाहिए, ये पर्पस था उसका। इस पर्पस से जो उसने प्रपोजल दिया, अब ये प्रपोजल्स है ये 2 के व्हाट वाज प्रपोजल्स, तो उसने प्रपोजल्स दिया। नंबर 1 प्रपोजल था इमीडिएट स्टॉपिंग ऑफ प्रिंटिंग ऑफ अरबिक एंड संस्कृत टेक्स्ट बुक्स। जो भी किताबें छपती थी, जो ये छापते थे, जिसमें हेल्प करते थे अरबिक और संस्कृत, बोला अभी इमीडिएटली स्टॉप कर दो, अब हम लोग उसको नहीं छापेंगे, वी विल नॉट प्रिंट, विल नॉट स्पेंड आवर मनी इन दिस। इसको इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरा आया कि नो सपोर्ट, जो ये लोग स्कॉलरशिप देते थे, सपोर्ट देते थे, मॉनेटरी सपोर्ट टू ट्रेडिशनल लर्निंग, जो पर्शियन, अरबिक और ये सब पढ़ाई होती थी, इसको ये लोग सपोर्ट करते थे, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते थे, टीचर्स को अगर सैलरीज देते थे, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते थे, रूम्स बनाते थे। उन्होंने बोला कि अगर वहाँ पे संस्कृत अरबी पढ़ाई होगी तो हम लोग उसको सपोर्ट गवर्नमेंट के लेवल, गवर्नमेंट सोचिए सपोर्ट खींच ले, तो गवर्नमेंट के लेवल पे कोई सपोर्ट उसको नहीं मिलेगा। दे विल नॉट बी गिवन एनी सपोर्ट, एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। ठीक है, ये रोक दिया। तीसरा लिखा नो स्कॉलरशिप, जो भी स्कॉलरशिप वगैरह पैसा, जो पैसा दिया जाता था, पेड, स्टूडेंट्स वर पेड टू स्टडी, स्टूडेंट्स को पे किया जाता था, जैसे आपको भी देती है सरकार स्कॉलरशिप, तो उसने बोला कि अरबी संस्कृत वाले को नहीं देंगे। ठीक, उसके बाद कहा कि पैसा जो देंगे वो फंड, ये सब नहीं देंगे, फंड देंगे इंग्लिश एजुकेशन के लिए। जहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन होगा, जहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होगी, वहीं पे फंड दिया जाएगा, बाकी जगह फंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया कि हम जो तैयार करेंगे क्लास ऑफ इंटरप्रेटर्स, मतलब एजुकेशन फॉर ऑल नहीं होगा, ये एजुकेशन फॉर ऑल नहीं होगा। हम लोग सिर्फ नॉवेल्स को हाई, जैसे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम्स पहले कॉन्वेंट्स खुले, मिशनरी स्कूल्स खुले, तो वो बहुत महंगे थे, बहुत कॉस्टली थे, ताकि उसमें सब लोग नहीं पढ़ पाएँ। उसमें सिर्फ नॉवेल्स के, ज़मींदार के, बड़े लोगों के, बड़े पैसे वालों के बच्चे पढ़ पाएँ, ताकि वो जो है ना फिर अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में उस इंग्लिश के जो कल्चर है उसको ट्रांसपोर्ट, उसको नीचे उसको, ये टॉप डाउन अप्रोच होता है कि टॉप में हमने एक आदमी को तैयार कर दिया, फॉरेन सपोज एक गांव, एक मोहल्ला है, वहाँ हमने एक आदमी को तैयार कर दिया, वो जाकर वहाँ पे बाकी लोगों को तैयार कर देगा। तो वो उनका था कि ऐसा होने से वो हर जगह हमारा इंग्लिश मीडियम फैल जाएगा और हमको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, हमको पे भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो इनसे पेमेंट लेंगे इंग्लिश पढ़ाने के लिए। पेमेंट क्यों देंगे? इनको लग रहा है कि अब इसमें अपवर्ड मोबिलिटी है, इसमें हमको सरकारी जॉब, अब इन्होंने बाद में जॉब में कंपलसरी कर दिया कि जो जॉब में अप्लाई करेगा अगर उसको इंग्लिश नहीं आएगा तो वी वांट टेक देम, वी वांट हायर देम, इस तरह का बहुत सारा कंडीशन लगा दिया, तो लोग खुद ही पे करेंगे इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो ये इनका मकसद था कि इंटरप्रेटर्स बना देंगे, क्लास ऑफ इंटरप्रेटर्स, मतलब ट्रांसलेटर्स समझिए, जो हम उनको सिखा देंगे, वो जाएंगे तो फिर अपने एरिया में इस कल्चर को, इस ओपिनियन को, ये ब्रिटिश जो वैल्यूज़ है उसको वो ट्रांसमिट करेंगे, और उनके अंदर भी, अपने जानने वालों के अंदर में भी इंडियन, अरबियन जो यहाँ का इंडो इस्लामिक है और संस्कृत कल्चर है, या यहाँ का जो नेटिव कल्चर रहा, ट्रेडिशनल कल्चर रहा, ट्रेडिशनल लैंग्वेज रहा है, ट्रेडिशंस रहा है, उसके ख़िलाफ़ उनके मन में थोड़ा सा शर्मिंदगी का एहसास आएगा, और ब्रिटेन को हमेशा वो दे विल लुक, मतलब वो देखेंगे कि हम उसको फॉलो करें। तो उस तरह से ये चीज़ें, हमारी जो चीज़ें, हमारा जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो नीचे तक चला जाएगा। ये इनका मकसद था। दैट वाज द सेकेंड इंटरवेंशन। और सेकेंड इंटरवेंशन में जो बना है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, वो जो बना है उसमें थॉमस मैकॉले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थॉमस मैकॉले ने जो सजेशंस लिखा है, उसका जो ब्रॉड पॉइंट्स है, जिसको मैकॉलेज मिनट बोलते हैं, जिसका 2 लाइंस मैंने आपको पढ़ के सुनाया। एक, अ सिंगल शेल्फ ऑफ यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नॉलेज ऑफ अरेबिया एंड इंडिया। ये इसमें कितना एरोगेंस झलकता है। और दूसरा जो नॉलेज है कि वी वांट टू प्रोड्यूस अ क्लास ऑफ पर्सन हु विल बी इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट यूरोपियन इन देयर टेस्ट, इन देयर ओपिनियंस, और अप्रिशिएट भी करेंगे उस चीज़ों को। ये मकसद था। इस मकसद से इन्होंने बोला कि इमीडिएट आप स्टॉप कर दिए फंडिंग, सपोर्ट छोड़ दिए, ऐसे स्कूल्स को जो वो पढ़ाएं, ऐसे स्टूडेंट्स को जो वो पढ़ें, सारा सपोर्ट बंद कर दिए। वी विल फंड ओनली इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, और हम सबको नहीं पढ़ाएंगे। इट विल नॉट बी एजुकेशन फॉर ऑल, इट विल बी एजुकेशन फॉर ओनली द नीश। सब, मतलब कुछ अपर कास्ट,
अपर जो एक्लॉन्स के लोग होंगे, नोबल्स के लोग होंगे, उन्हीं के बच्चों को पढ़ाएंगे। ये इनका मकसद था और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसका बहुत सारा पॉइंट्स को लिया गया और इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हुआ देखिए। इसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से हुआ कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुले, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वर ओपन्ड, उसी तर्ज पे खुले जिसको फंडिंग दी गई। उसके बाद कुछ कॉलेजेस खुले, कॉलेजेस ओपन, कई कई जगह कॉलेजेस खुले जहाँ जहाँ इंग्लिश में पढ़ाई होती थी। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स वर प्रिंटेड, टेक्स्ट बुक्स छापा गया। और 1844 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसमें इंग्लिश कंपलसरी हो गया फॉर गवर्नमेंट जॉब। इंग्लिश वॉज मेड कंपलसरी फॉर गवर्नमेंट जॉब, इंग्लिश जानना ज़रूरी हो गया गवर्नमेंट ने। ये सेकेंड इंटरवेंशन हुआ जिसका 1844 तक में आके ये असर पड़ा। फर्स्ट आप क्रिश्चियन मिशनरी का था, उसमें चार्टर एक्ट आया। सेकेंड इंटरवेंशन में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया है। थॉमस मैकाले आपको याद रखना है, उसका मिनट्स याद रखना है, उसका जो प्रपोजल्स है, उसने क्या क्या प्रपोजल लिया, वो इम्प्लीमेंट हुआ। मीडियम स्कूल्स खुले उसी लोगों के लिए, इंटरप्रेटर्स और वैसे गुलामों को तैयार करने के लिए। कॉलेजेस बने, इंग्लिश टेक्स्ट बुक प्रिंट हुई, अरबी के टेक्स्ट बुक और संस्कृत टेक्स्ट बुक से इन्होंने हाथ खींचा। और उसके बाद 1844 में इंग्लिश वॉज मेड कंपलसरी फॉर द गवर्नमेंट जॉब। अभी नहीं कर सकते इंग्लिश को कंपलसरी। आप देखिए अभी इतना इंग्लिश जानते हैं लोग, तब भी यू कैन नॉट मेक इट कंपलसरी, बहुत सारे लोग पीछे छूट जाएंगे। उस वक्त इन्होंने कर दिया, सिर्फ इंग्लिश गुलाम ही इनको चाहिए था। तो ये सेकंड इंटरवेंशन था। अब हम लोग आते हैं थर्ड इंटरवेंशन, जिसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अब ये जो इंटरवेंशन है ये बहुत मेजर है, बहुत ब्रॉड है, ये उससे आगे निकल गया। कुछ चीज़ें इसका लिया इसने, कुछ चीज़ें ओरिएंटलिस्ट का लिया और ये पूरे सिस्टम को ओवरऑल करके रख दिया। ओवरऑल मतलब होता है पूरा उथल पुथल करके रख दिया। उसका बहुत सारा पॉजिटिव्स भी आया, कुछ चीज़ें उसकी निगेटिव्स भी आई। ये है थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन, थर्ड इंटरवेंशन। तो 3 इंटरवेंशन में बोला था, ये थर्ड पे हम लोग पहुंच गए हैं। इट वॉज कॉल्ड वुड्स डिस्पैच। डिस्पैच मतलब होता है लेटर या कोई चीज़ भेजना है एक जगह से। तो इसमें एक चार्ल्स वुड थे और चार्ल्स वुड ने उस वक्त के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को 1854 में, सॉरी टू लॉर्ड डलहौजी को, विलियम बेंटिक तो वहाँ मैकाले में हो गया, यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी थे, उनको 1854 में एक डिस्पैच किया। उस डिस्पैच में उनका पूरा प्रपोजल है कि कैसे एजुकेशन सिस्टम को पूरा सेटअप किया जाए इंडिया में, पूरा नया सिस्टम कैसे बनाया जाए। इसमें आपके लिए क्या फ़ायदा है। इन्होंने गवर्नमेंट को भी कन्विंस करने की कोशिश की कि यू शुड इंटरवेन। आप छोटा छोटा इंटरवेंशन नहीं करें, बड़ा इंटरवेंशन करें, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, पैसा लगाएं और इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, हाउ वुड बी इट बेनिफिशियल फॉर यू। इतना पैसा इन्वेस्ट करने में, आप तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए आए हैं, तो ये कैसे आपको हेल्प करेगा टू अर्न मोर प्रॉफिट। मतलब उन्होंने उसको जोड़ा प्रॉफिट से। कमर्शियल एजुकेशन जो इंडिया में आया है, एजुकेशन फॉर जॉब, एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये इसी के बाद आया है। ये जो फ़ी स्ट्रक्चर है कि फ़ी देना है, ये सारी चीज़ें इसी के बाद आई। और पूरा कमर्शियलाइजेशन जिसको आप कहते हैं एजुकेशन का, वो यहीं से हुआ है। वुड्स डिस्पैच, एजुकेशन वॉज लिंक्ड टू प्रॉफिट, यहीं से पूरा सिस्टम चेंज हुआ और ये अभी तक ये सिस्टम चल रहा है। तो ये वुड्स डिस्पैच में क्या क्या लिखा गया, इसको ये भी कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इसको कहा जाता है। मतलब इसने बेसिक्स लिख दिया कि इंग्लिश एजुकेशन कैसे चलेगा। तो अभी मॉडर्न सिस्टम जो है यूनिवर्सिटी का, कॉलेजेस का, स्कूल्स का, जो ग्रेडिंग सिस्टम है कि आप 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास और ऐसे जाएँ, जैसे ग्रेड, तो ग्रेडिंग सिस्टम बना, कितने दिन में कंप्लीट होगा, उसका सिलेबस बना, करिकुलम बना, एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए। इससे पहले उस तरह के एग्ज़ाम्स नहीं होते थे, एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, बच्चों को बुक्स अवेलेबल कराई गई, प्रेस आ चुका था तब तक। ये सारी चीज़ें इसके बाद ही हुई। फिर था कि प्राइमरी स्कूल है, फिर उसके बाद हाई स्कूल है, हाई स्कूल के बाद आप कॉलेजेस जाइए, कॉलेजेस के बाद यूनिवर्सिटीज़ जाइए। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो भी आप देख रहे हैं, इट वाज ऑल स्टार्टेड आफ्टर दी वुड्स डिस्पैच। तो ये आप जो लोग टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं, उनको भी पहली एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं आप इसको, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ मॉडर्न इंडिया। मतलब ब्रिटिश इंडिया से ही बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होके हमारे यहाँ तक अभी तक आई हैं। बहुत सारे लॉज को हमने कॉपी किया है, बहुत सारे सिस्टम को कॉपी किया हुआ है। तो ये
बहुत ही मेजर, सबसे मेजर इंटरवेंशन है वुड्स डिस्पैच। इसका आपको पॉइंट्स आना चाहिए कि क्या था। तो चार्ल्स वुड ने एक डिस्पैच किया लॉर्ड डलहौजी को, जिस 1854 में, जिसमें सारा डिटेल्स था कि हाउ टू स्प्रेड एजुकेशन इन इंडिया एंड व्हाई टू डू दैट, हाउ इट विल बी बेनिफिशियल टू द कंपनी, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द लॉन्गर रन। तो इन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या है इसका। तो अब पहला पार्ट इसमें है कि इन्होंने कन्विंस किया कि प्रैक्टिकल बेनिफिट कंपनी के लिए क्या है, बेनिफिट फॉर द कंपनी। ये तो हम तो बाद में देखेंगे कि एंड ब्रिटिश, बाद में देखेंगे इंडियंस को क्या फ़ायदा हो रहा है। पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है, व्हाट इज़ इन इट फॉर ब्रिटेन। अगर हम इसमें इतना मेजर इंटरवेंशन करते हैं, इतना मेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें आपको क्या फ़ायदा है। तो पहला बोला फ़ायदा कि आपका ट्रेड एक्सपेंड होगा, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे एक्सपेंड होगा, तो आगे बताया है कि वेस्टर्न कल्चर को हेल्प करेगा, एक्सपोज करेगा, एक्सपोज वेस्टर्न कल्चर एंड लाइफ स्टाइल। खाना पीना, वहाँ घर में क्या रखते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, ये सब अगर आप स्कूल्स में एक्सपोज करेंगे, कॉलेजेस में एक्सपोज करेंगे, दिखाएंगे, इसको प्रमोट करेंगे, तो आपकी जो चीज़ें हैं जो वेस्टर्न स्टाइल में आप बनाते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा सेल होने लगेंगी, तो आपको एक नया मार्केट मिलेगा। तो इस तरह से आपका ट्रेड क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। बहुत लॉजिकल बात इसने की। उसके बाद क्या कि आपके चीज़ों की डिमांड, न्यू डिमांड्स फॉर योर गुड्स, आपके चीज़ों की, क्योंकि ये तो आपके चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। पिज़्ज़ा की डिमांड इंडिया में बहुत बढ़ गई है, और बर्गर की बढ़ गई है, और समोसा और पकौड़ी की घट गई है। तो इस तरह का कुछ सिस्टम था कि आपकी चीज़ों को लोग खाने लगेंगे, आपके चीज़ों को लोग मांगने लगेंगे, आपके तरह का ड्रेस लोग मांगने लगेंगे। आप कोई चीज़ रखते हैं, घर में पेंटिंग्स लगाते हैं, तो वो पेंटिंग्स मांगने लगेंगी, यूरोपियन पेंटिंग्स, क्योंकि वो वैसा टेस्ट उनका आपने जनरेट कर दिया होगा। तो आपके चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपका सेल बढ़ेगा, तो आपका प्रॉफिट होगा। जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप उधर से निकालिएगा। ये बिल्कुल रीज़नेबल बात कही। प्लस आप जो इंग्लिश पढ़ा दोगे इनको और कुछ साइंस में नॉलेज दे दोगे, तो आपको स्किल्ड लेबर्स मिल जाएंगे, इंडिया में काम करने वाले लोग मिल जाएंगे, वर्कर्स जो स्किल्ड होंगे, जिनको इंग्लिश आती होगी, जिनको ये बेसिक साइंटिफिक आपने डिप्लोमा करा दिया, तो उसको बेसिक मशीन ऑपरेशन सिखा दिया, तो आपको यहीं से लोग मिल जाएंगे, आपको कहीं बाहर से लोग नहीं लाना होगा। तो आपको यू विल गेट स्किल्ड लेबर्स इन इंडिया। लॉयल लोग मिलेंगे आपको, लॉयल एडमिनिस्ट्रेशन मिलेंगे। लॉयल्स, डॉग्स आर लॉयल, जो बहुत अपने मालिक से बिल्कुल मालिक के ख़िलाफ़ नहीं जाते हैं, दुम हिलाते रहते हैं। तो आपको इंडियन कलर, इंडियन ब्लड के लोग मिलेंगे, जिसको इंडिया वाले अपना समझेंगे, बट दे विल बी लॉयल टू यू। लेकिन वो आपके लॉयल होंगे, आपके फर्माबरदार होंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको वैसा एजुकेशन दिया है, उसमें आपको उसने सिखा दिया कि वॉट एवर इज़ इंडियन एंड अरबिक it is low and whatever is in English it is of high respect। तो वो लॉयल आपको डॉग्स मिलेंगे। यू विल गेट इंडियंस एज लॉयल डॉग्स। जो आप एडमिनिस्ट्रेटर, आप इसको सिविल सर्विसेज में भेजना, आप इसको IAS बनाना, ICS होता था उस टाइम में, उसको वो बनाना, तो वो इंडियन समझेंगे कि हमारा आदमी है, देखने में उनके जैसा होगा, लेकिन वो तो आपका आदमी होगा। तो यू विल गेट लॉयल एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स यूरोप से यहाँ नहीं लाना होगा रूल करने के लिए, आप इंडिया ही में, इंडिया पे जो कब्जा किया ब्रिटेन ने, इतने तक रूल किया, इंडियंस को ही लेके किया है, बाहर से बहुत सारे लोग नहीं लेके आए थे। वो ऐसी लॉयल डॉग्स उन्होंने क्रिएट किया। उसके बाद कंपनी वांट हैव टू ब्रिंग ऑफिसर्स फ्रॉम इंग्लैंड, तो वो खर्चा आपका बचेगा, कम पैसे में आपको लॉयल लोग मिल जाएंगे, स्किल्ड लेबर्स मिल जाएंगे, आपकी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, आपका जो आइडिया है, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो प्रोपेगेट हो जाएगा, वो पूरा फैल जाएगा। तो किसके लिए बेनिफिट होगा? ये आपके लोगों के लिए बेनिफिट होगा, आपकी कंपनी के लिए बेनिफिट होगा। तो ये सारा पॉइंट्स इन्होंने रखा, जिससे कंपनी वाले और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये कन्विंस हो गई कि वी शुड इंटरवेन हेवीली, हम लोगों को ज़बरदस्त इंटरवेंशन करना चाहिए एजुकेशन में, और वुड्स का जो डिस्पैच है उसमें जो प्रपोजल्स है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब मेजर्स क्या क्या दिया, वुड्स ने क्या क्या बताया, तो ये आपको जानना चाहिए कि वुड्स का प्रपोजल क्या था। प्रपोजल ऑफ चार्ल्स वुड, क्या प्रपोज किया उसने प्रपोज किया कि आप पहले तो एजुकेशन डिपार्टमेंट बना दिए, हर प्रोविंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाइए, एजुकेशन डिपार्टमेंट इन ऑल प्रोविंस, हर प्रोविंस में आप बनाइए,
हर स्टेट में आप एजुकेशन डिपार्टमेंट बना दिए, जिसमें इसका काम हो एजुकेशन उस स्टेट पे कैसे प्रोपेगेट हो, कैसे इम्प्लीमेंट हो, उसको वो ओवरसी करेगा, उसको वो देखेगा। तो उसका 2 मेजर काम दिया गया, सुपरवाइज करना कैसे आपके स्टेट में चल रहा है, और दूसरा है फाइनेंशियल सपोर्ट, जहाँ जहाँ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल एड की ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंस मतलब होता है मॉनेटरी एड, वो आप देखिएगा। और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट उस स्टेट का जो है उसमें आपके लोग होंगे, दे विल डिसाइड बेस्ड ऑन दोज प्रिंसिपल्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा ग्रेडिंग सिस्टम पूरा कर दें, क्लासेस वो कर दें 1 2 3 ऐसे कर दें, और फिर प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस। तो उन्होंने जो सिस्टम बनाया वो सबसे नीचे आपका हो गया प्राइमरी स्कूल, उसके बाद आपका हो गया हाई स्कूल, उसके ऊपर चले जाएंगे आप कॉलेजेस, उसके ऊपर चले जाएंगे यूनिवर्सिटीज। ये सिस्टम था। उन्होंने कहा कि आप बीच का व्यू लीजिए, एकदम मैकॉले का व्यू नहीं लीजिए। प्राइमरी स्कूल में बच्चे गांव में होते हैं, लोकल एरियाज़ में होते हैं, तो दे आर वेल वर्स इन देयर मदर लैंग्वेजेस, जिसको वर्नैकुलर लैंग्वेज बोलते हैं। तो बोला प्राइमरी स्कूल में आप वर्नैकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन दो, ठीक। हाई स्कूल में वर्नैकुलर प्लस इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन दो, कॉलेजेस में पूरा इंग्लिश मीडियम में दो, और बड़े बड़े शहरों में जो मेजर, आपको प्राइमरी स्कूल हर गांव में खोल देना है, हर छोटे छोटे एरिया में खोल देना है। उससे बड़े एरिया में, जैसे ब्लॉक लेवल पे आपको हाई स्कूल खोल देना है, शहरों में आपको कॉलेजेस खोल देना है, सिटीज़ में। और बहुत बड़ा बड़ा शहर है जैसे चेन्नई है, कलकत्ता है, मुंबई है, दिल्ली है, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ खोल देना है। ये मॉडल इसने बताया। और ग्रेडिंग हो 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास ऐसे करके हो। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय वुड, जो आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ाएंगे हम वर्नाकुलर मीडियम में पढ़ाएंगे, मतलब जो लोकल लैंग्वेज है वर्नाकुलर वही होता है, उसमें पढ़ाएंगे। इसमें वर्नाकुलर होगा प्लस इंग्लिश होगा, इसमें इंग्लिश होगा, इसमें। ये एक ग्रेजुअल अप्रोच बचाया, इंग्लिश में ले आना तो इंग्लिश में ही है, लेकिन इस तरह से हम ले जाएंगे तो आसानी होगी। ये एजुकेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। अभी सिर्फ इलीट को हम लोग लेते हैं। मैकॉले ने बोला था, उल्टा बोला था, हम बीच नोबल क्लास को पढ़ा दें, दे विल बी द इंटरप्रेटर्स, वो नीचे फैला देंगे। इनका कहना था देखिए वैसे हो नहीं रहा है, तो आप नीचे से ही उठाइए। मैक्सिमम पॉपुलेशन को अगर लाना है, आपको वो सारा बेनिफिट्स लेना है, तो यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, नॉट फ्रॉम द टॉप। उन्होंने कहा छोटे छोटे एरियाज में प्राइमरी स्कूल खोलिए, दे विल बी टीचिंग इन वर्नाकुलर मीडियम। उससे ऊपर आप हाई स्कूल खोलिए, वर्नाकुलर भी हो प्लस इंग्लिश भी हो, दोनों मीडियम की पढ़ाई हो, इंग्लिश से इंट्रोडक्शन उसको हो जाए अच्छे से। इन कॉलेजेस यू टीच ऑल द सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश, एंड इन यूनिवर्सिटीज़, और यूनिवर्सिटीज़ बड़े शहर में होगा। जिसका फ़ायदा हुआ कि बहुत सारे लोग आए एजुकेशन में। नुकसान ये हुआ कि यूनिवर्सिटी बड़े बड़े शहरों में थी, कॉलेजेस बड़े बड़े शहरों में थी, तो सब लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाए। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था, पैसे नहीं तो लोगों के पास, और एवरीथिंग विल बी पेड। सबको ज़्यादातर जगह जो है पेमेंट आपको लगता था, फीस स्ट्रक्चर था, पैसा देना पड़ता था। तो उस टाइम में लोग अलग अपना प्रोड्यूस देते थे बहुत सारे, क्योंकि कैश अवेलेबल नहीं था। तो उसमें एक सर्टेन सेक्शंस है, वही इसमें पढ़ा पाया, वही इसका बेनिफिट ले पाया। तो ये एक सिस्टम इन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने दिया कि ट्रेनिंग कॉलेजेस बनाइए आप पूरे हर जगह, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ पहली बार। उसके बाद आप प्राइवेट स्कूल्स कीजिए, खोलने दीजिए, जिसको गवर्नमेंट पैसा दे। अगर वो इंग्लिश वगैरह पढ़ा रहे हैं तो गवर्नमेंट शुड ऐड मतलब होता है हेल्प, मॉनेटरी हेल्प करे गवर्नमेंट उसको। उसके बाद एजुकेशन फॉर वुमेन को भी अलाउ की एजुकेशन के लिए। बहुत मेजर वुमेन के लिए चेंज नहीं था, लेकिन फिर भी एक था कि अलाउ हो गया था, एटलीस्ट इट वाज अलाउड के वुमेन को भी अलाउ किया। तो ये सारा प्रपोजल्स था जिसको इम्प्लीमेंट किया गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट बना, हर प्रोविंस में बन गया। इसका ये 2 काम हुआ, सुपरवाइज करना है, फाइनेंशियल एड देना है। ग्रेडिंग सिस्टम एक बन गया, क्लासेस वाइज बन गए, क्लास बोलते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 क्लास बना। और उसके बाद ये सिस्टम बना प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। जो अभी जो मॉडर्न पूरा सिस्टम हम देखते हैं, इट वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स वुड। उसी डिस्पैच को हम लोग चेंज कर करके फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ वर्नाकुलर मीडियम है, आप मीडियम भी याद रखिएगा। इन्होंने पहली बार मैकॉले से थोड़ा सा हट के दिया कि आप नीचे से जाना है। मैकॉले और इसमें मेजर डिफरेंस है। मैकॉले टॉप डाउन बोलता है, ऊपर वाले को सिखा दीजिए नोबल को, वो इंटरप्रेटर एक्ट करेंगे, वो नीचे उसको भेज देंगे, उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोलते हैं। ये जो है ये था कि नहीं, नीचे से कैच करना है, वर्नाकुलर मीडियम से धीरे धीरे लेके इंग्लिश मीडियम में लेकर आ जाना है। तो अब इसका हम लोग देखते हैं इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसमें मेरिट्स क्या था एजुकेशन सिस्टम में, जो हमारे नेटिव एजुकेशन सिस्टम में लैकिंग था। तो मेरिट्स में इसका जो देखते हैं, इस मेजर्स में मेरिट्स में हम लोग देखना शुरू करते हैं। पहले तो डिसिप्लिन आया, उसके बाद ऑर्डर आया। ऑर्डर आया मतलब
एक पर्टिकुलर सिलेबस बन गया, एक करिकुलम बन गया, एक सिटिंग स्टाइल बन गया, क्लासरूम में स्टडी होने लगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे एडमिशन होने लगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्ज़ाम होने लगा। तो ये पूरा एक डिसिप्लिन, एक ऑर्डर, असेंबली सिस्टम है, उसके बाद रेसेस है, इस तरह का पूरा एक सिस्टम बना। तो डिसिप्लिन एंड ऑर्डर में एक सिस्टम बना, बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ पढ़ने का इंतज़ाम हुआ। उसका फॉल बैक्स भी है, वो हम लोग देखेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, रिजिडिटी आ गई, फीस आ गया, और एजुकेशन कमर्शियलाइज हो गया। ये सब उसका निगेटिव्स है, लेकिन ये पॉजिटिव्स है। डिसिप्लिन आ गया, एक तरह का ऑर्डर आ गया, और उसके बाद इन्होंने स्टार्ट कर दिया, टेक्स्ट बुक आ गया। पहले ओरल ज़्यादा था, तो टेक्स्ट बुक्स बच्चों को मिलने लगा, बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाई होने लगी। प्रिंटिंग आ गया तो बहुत सारे बच्चों के पास टेक्स्ट बुक्स आ गया। उसके बाद रेगुलर फीस लिया जाने लगा, रेगुलर फीस लिया जाने लगा। टीचर को सैलरी दिया जाने लगा, फिक्स्ड सैलरी टू टीचर्स, पैसा मिलने लगा टीचर्स को। पहले वो उस तरह का फिक्स्ड नहीं था, कैश और काइंड में लोग कभी ज़्यादा कभी कम मिल जाता था। तो फीस अब लिया जाने लगा, रेगुलर फिक्स सैलरी मिलने लगा। उसके बाद आपको एक करिकुलम बन गया, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ाना है, किस क्लास में कितनी पढ़ाई होगी, हर सब्जेक्ट का एक सिलेबस बना। उसके बाद आपको टाइम टेबल बन गया टीचर के लिए, कितनी देर का क्लास लेना है, कब कब लेना है, किस दिन कहाँ जाना है। ये सारी चीज़ें आपको, इसका मेरिट्स है। जो पुराने नेटिव एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें नहीं थी, ये लैकिंग थी। तो ये इसने वुड्स ने जो प्रपोज किया उसमें ये सारी चीज़ इंप्लीमेंट हो गई। रेगुलर फीस, फिक्स सैलरी, करिकुलम, टाइम टेबल, ऑर्डर, डिसिप्लिन, और एक चीज़ और, एग्ज़ाम का जो आप लोग इतना फेयर करते हो, यू फेयर एग्जामिनेशन सो मच असेसमेंट। ये जो मॉडर्न एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम है, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। टाइम टू टाइम एक टाइम टेबल बना के इतने साल में इतने बार बच्चों को टेस्ट करना है, वॉट एवर दे हैव गेन्ड। तो ये टेस्टिंग का जो स्टार्ट हुआ है एग्जामिनेशन का, पहले ऐसा एग्जामिनेशन, उस तरह का इम्तिहान पहले नहीं होता था। तो ये इसको स्टार्ट किया गया। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चर, इसके रिजल्ट में क्या क्या बना है। तो आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बोला था कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे बड़े शहर में, तो यूनिवर्सिटीज़ बनी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी, मद्रास यूनिवर्सिटी बनी, चेन्नई में बॉम्बे यूनिवर्सिटी बनी, 3 यूनिवर्सिटी बनी। उसके बाद आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस बना, टू इम्पार्ट टेक्निकल एजुकेशन, रुड़की में बना है, कलकत्ता में बना है इंजीनियरिंग। उसके बाद बहुत सारे बने, ये बिल्कुल इनिशियल का है। उसके बाद आपको मेडिकल कॉलेजेस बना, मेडिकल कॉलेज बना है, बॉम्बे में बना, मद्रास में बना, कलकत्ता में बना, लाहौर में बना, मेडिकल कॉलेजेस बने। तो ये है, इस पॉलिसी के बाद इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया। बड़े बड़े जो बड़े बड़े बहुत मेट्रो सिटीज़ थे उसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ बनी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, बॉम्बे। इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया कुछ जगह मेडिकल कॉलेज खोला गया जहाँ मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ाई होती थी, जो अभी यूरोप में डिस्कस आ चुका था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद उसकी पढ़ाई शुरू हो गई। तो ये सब वहाँ पर स्टार्ट कर दिया। तो दीज आर द मेरिट्स, वो सारा पॉइंट्स आपको लिखना है, और ये क्या क्या इस्टेब्लिश हुआ ये आपको याद रखना है। व्हाट वर द, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ वर इस्टेब्लिश्ड, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज में। बाद में इसको कॉपी करके बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट हुई, स्कूल्स स्टार्ट हुए। और उसके बाद गुरुकुल वगैरह में इन्होंने पंडित्स भी दिया, जो पंडित्स को अपॉइंट किया बहुत जगह कि वो हमारी चीज़ें पढ़ाएं। जैसे मदरसा में साइंस टीचर को अपॉइंट किया कि हमारी चीज़ें भी लोगों को नीचे लेवल पे पढ़ाएं। एजुकेशन सिस्टम को एकदम से ख़त्म नहीं कर दिया, कुछ चीज़ों, ग्रांट्स वगैरह ख़त्म किया, बहुत बुरी तरह से दबाया उनको, लेकिन जहाँ जहाँ बचा हुआ था वहाँ पे अपने टीचर्स को भेजा कि अपने सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, ताकि उनको धीरे धीरे खींच कर हम अपने इंग्लिश के लेवल पर लेकर आ पाएँ। तो ये था। अब इसमें डीमेरिट्स क्या था, क्या प्रॉब्लम्स हुई पहले के सिस्टम से। तो पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं था एजुकेशन फॉर ऑल, अभी भी एजुकेशन फॉर ऑल बहुत ज़्यादा नहीं था। क्यों नहीं था, क्यों नहीं हो पाया कि कॉलेजेस हर जगह नहीं थे, कॉलेजेस हर जगह नहीं थे, सबके पास फीस नहीं था। पैसा देने के लिए स्कूल्स थे, लेकिन फीस पैसा नहीं था सबके पास। तो एजुकेशन फॉर ऑल वाज नॉट अचीव्ड। ये इसका डीमेरिट है, जो आज़ादी के बाद जिस पे हम लोगों ने वर्क शुरू किया। आफ्टर ट्रेडिशनल सिस्टम जो था, जो पहले से चला आ रहा था, उसकी जो अच्छी चीज़ें थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। एक तरह का जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, रिजिडनेस आ गई, ये उसका रिजिडनेस आ गई। जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई, बच्चों के हिसाब जो वो ख़त्म हो गया। अब बिल्कुल आपको एक ही स्ट्रक्चर में सारे बच्चों को पढ़ना है, सब धान 22 पसेरी, उसी में फेलियर और उसी में पास माना जाएगा। स्पीड कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है, उस पर चीज़ें ख़त्म हो गई। कुछ चीज़ें सबको पढ़ना ज़रूरी हो गया, जो अभी भी है।
तो रिजिडिटी आ गई। स्मॉल टाउन्स जो थे, छोटे छोटे टाउन्स जो एरियाज थे, वो नेग्लेक्ट होने लगे, दे वर नेग्लेक्टेड, क्योंकि बड़े बड़े एरियाज़ में कॉलेजेस खुले, बड़े बड़े शहरों में यूनिवर्सिटी खुले, तो वहाँ के बच्चों को फैसिलिटी मिल गई, बाकी लोग नेग्लेक्ट हो गए, बाकी लोग एक्सेस नहीं कर पाए, जा नहीं पाए, ट्रांसपोर्ट नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, कॉस्टली था, और जो बड़े लोग थे वो तो चले गए। पहले अलीगढ़ वगैरह ज़मींदारों के बच्चे जाते थे, आम आदमी सोच भी नहीं सकता था। तो ये हुआ। उसके बाद आपको एक्सपेंसिव था, पैसा लगता था, अच्छा खासा पैसा लगता था, सबके बस की बात नहीं थी देना। और ग्लोरीफाइड द वेस्टर्न वर्ल्ड, ग्लोरीफिकेशन हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड का, जो वेस्ट का जो नॉलेज था उसका ग्लोरीफिकेशन शुरू हो गया। उसको उसके ग्लोरीफिकेशन मतलब उसको एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस दिया जाना। ट्रेडिशनल चीज़ों के बारे में जो यहाँ पढ़ने लगे वो दे स्टार्टेड लुकिंग डाउन। उसके बाद है वेस्टर्न थॉट्स एंड साइंस बहुत प्रोपेगेट हुआ, और इंडियन जो अरबिक जो था वो उसका प्रोपेगेशन कम हो गया। और उसके बाद जो हमारे लोग थे, जो बड़े लोग थे, अब भास्कर, आर्यभट्ट, पनिनी, ये लोग थे, और फिर जैसे बड़े बड़े स्कॉलर्स थे जिनके कॉर्डोबा में किताबें पढ़ते थे यूरोपियंस, एविसीना एंड ऑल दोज, उनके बारे में लोग जानने नहीं लगे, और सिर्फ यूरोपियन स्कॉलर्स के बारे में सिर्फ लेटिनाइज नेम्स जानने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें उनको पता ही नहीं चलती थी कि हमारे लोगों ने भी कुछ किया। उनको लगने लगा कि इंडियंस ने, अरब्स ने कुछ किया ही नहीं है, ये सिर्फ बैठ के थियोलॉजी लिखे हैं, सिर्फ धर्म पे लिखा है, बाकी चीज़ों पे इनका कोई नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, साइंस पे कुछ है ही नहीं इनका। तो दे स्टार्टेड लुकिंग डाउन अपॉन दिस। पहले तो जानते नहीं थे कि हैं भी स्कॉलर्स, अगर कहीं बात आती थी तो दे स्टार्टेड लुकिंग डाउन ऑन द कस्टम्स, इंडियन कस्टम्स, अरेबियन कस्टम्स, इंडो इस्लामिक कस्टम्स, हिंदू कस्टम्स, इसको वो बहुत बुरी नज़र से देखने लगे, नीचे निगाह से देखने लगे, और वेस्टर्न का सब चीज़ इनको अच्छा लगने लगा। तो ये इस एजुकेशन का डीमेरिट्स है। एंड कंप्लीट नेग्लेक्ट ऑफ इंडिया का सब चीज़ को, आर्ट को, कल्चर को, ड्रेसिंग सेंस को, खाने के स्टाइल को, सब चीज़ का कंप्लीट नेग्लेक्ट हुआ, और उसको ऐसे बच्चे प्रोड्यूस हुए जो देखने में सिर्फ इंडियन थे, वो उनका ब्लड जो था वो हर चीज़ वेस्ट को अप्रिशिएट करता था। अभी भी हमारे यहाँ जो क्रेज़ है इंग्लिश मीडियम एजुकेशन का, उसमें आप देखिएगा तो दे अप्रिशिएट एवरीथिंग, जो स्पेशली कॉन्वेंट्स वगैरह के जो आए हैं, विच इज़ नॉट इंडियन, विच इज़ नॉट देयर इन देयर कल्चर, विच इज़ नॉट देयर। जो उनका है उसको वो लुक डाउन करते हैं, उसको वो बताने में भी शर्माते हैं, तो दे फील शाय ऑफ देयर ओन कल्चर। तो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट एजुकेशन। उस टाइम में तो और ज़्यादा ये अचीव हुआ। तो ये इनका डीमेरिट्स है। अब हम लोग आगे पढ़ें, इसमें देखते हैं कि क्या उस वक्त के कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने यहाँ पढ़ा और जगह पढ़ा, तो क्या उन्होंने कुछ मेजर्स लिया, जो इंडियंस थे, जो नेशनलिस्ट थे। येस, उन्होंने एक मेजर लिया। उस मेजर के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे, दैट ज़्यादा अटैक हुआ इंडियन, और यहाँ का जो ट्रेडिशंस था, यहाँ का जो कल्चर था, यहाँ का जो लैंग्वेज था, जब इतना ज़्यादा अटैक होने लगा तो क्या उस वक्त लोग नहीं थे, क्या उन्होंने कोई इंटरवेंशन किया। ऑल दोज 3 इंटरवेंशंस वर फ्रॉम द ब्रिटिश साइड। 3 इंटरवेंशन हुआ, चार्टर एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, एंड देन वुड्स का डिस्पैच, और उसके बाद पूरा एक नया एजुकेशन सिस्टम आना, जिसके बारे में काफ़ी डिटेल में भी हमने देखा, और उसका क्या मेरिट्स है वो भी हमने देखा, एंड व्हाट वर द डीमेरिट्स, क्या डीमेरिट्स थे, इंडियन सिस्टम को कितना नुकसान हुआ उससे, वो हमने देखा। कैसे लोग अपने ही सिस्टम को, अपने ही चीज़ों को, दे स्टार्टेड लुकिंग डाउन अपॉन देम एंड दे स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग द ब्रिटिश कल्चर। तो कैसे उन्होंने, जो मैकॉले का जो एक एम था कि इंडिया द पीपल टू प्रोड्यूस सच पर्सन्स विल बी इंडियन इन ब्लड एंड कलर, बट दे विल बी वेस्टर्न इन देयर टेस्ट, इन देयर ओपिनियंस, इन देयर थॉट प्रोसेस। तो वैसे होंगे तो वैसे ही गुलाम लॉयल जो लोग थे उनको इन्होंने पैदा कर दिया। तो अब इंटरवेंशंस कहाँ से हो गया, यहाँ से बंगाल में लोगों ने, बंगाल में सबसे पहले इंग्लिश मीडियम एजुकेशन आया, बंगाल में सबसे पहले सिविल सर्वेंट्स बने जो इंग्लिश मीडियम में जॉब के लालच में गए, और चीज़ों के अपवर्ड मोबिलिटी के ऊपर हम लोग जाएंगे नोबल क्लास में, उसके चक्कर में गए, एंड दे बिकेम लॉयल सर्वेंट्स ऑफ ब्रिटेन, और उन्होंने पूरा ब्रिटेन के रूल को इंडिया में इस्टेब्लिश करने में हेल्प किया, और ब्रिटिश गुड की डिमांड्स बढ़ी, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद एस.सी. मुखर्जी और ये 2-3 लोग थे बंगाल में, एस.सी. मुखर्जी थे, अरबिंदो घोष थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, और आपको 1-2 लोग और थे। इन लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि ये तो बहुत गलत हो रहा है,
तो वी शुड डू समथिंग अबाउट इट, हमको इसके बारे में कुछ करना चाहिए। फिर एस.सी. मुखर्जी बाद में ही एस.सी. मुखर्जी जो है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने जो इंटरवेंशन किया, दिस वर द इंटरवेंशंस फ्रॉम इंडियन साइड। अब ये कौन लोग थे जो इस एजुकेशन से फ़ायदा उठा चुके थे, जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में भी गए थे और वहाँ से उन्होंने किसी न किसी लेवल में बेनिफिट्स लिया था, तो वो उसको समझते थे, वेस्टर्न फिलॉसफी को समझते थे। साइंस का जो एडवांसमेंट है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से आया है ब्रिटेन में, या साइंस के एडवांसमेंट की वजह से जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया उसके इम्पैक्ट को समझते थे। ब्रिटेन वहाँ से इतना छोटा सा कंट्री कैसे कैप्चर करने में कामयाब रहा था, इसको उन्होंने स्टडी किया था। तो वो दे कंपेयर कर सकते थे, वो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको कहा जाता है कि ईस्ट का भी बहुत ज़्यादा नॉलेज था, वेस्ट की भी थी, और उससे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फ़ायदा उठा, अल्लामा इकबाल थे, उसके बाद बंगाल में काफ़ी लोग थे, तो उसमें एस.सी. मुखर्जी का नाम बहुत बड़ा नाम आता है। इन लोगों ने मिलकर सोचा कि हम लोगों को भी वी शुड इंटरवेन। बाद में मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे और इन्होंने एक इंटरवेंशन अपने तरफ से सोचा। तो ये बिल्कुल पास्ट में नहीं जाना चाहते थे। जो एंशियंट सिस्टम था, जो नेटिव सिस्टम था पहले का, पाठशाला गुरुकुल, उसमें बहुत सारी खामियां थी, उसको वो समझते थे, तो बिल्कुल वहाँ पे नहीं जाना चाहते थे। ये ऐसा रास्ता निकालना चाहते थे जहाँ मॉडर्निटी भी आए, जहाँ साइंस का भी नॉलेज आए, मॉडर्न नॉलेज, जो मॉडर्न एडवांसमेंट होता है वो भी बच्चों को पता चले, प्लस ट्रेडिशनल नॉलेज भी पता चले। तो दे केम अप विद अ सॉल्यूशन, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद 1905 में पार्टीशन हुआ, जो ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, उसको कभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, और उसमें हिंदू बंगाल, मुस्लिम बंगाल, इस तरह का कॉन्सेप्ट हुआ जिसका अपोजिशन हुआ। वहाँ पे कम्युनल टेंशन्स, क्योंकि उससे पहले ब्रिटेन को लग रहा था, 1857 के बाद ब्रिटेन को लगा कि जब तक यहाँ कम्युनल टेंशन्स क्रिएट नहीं करेंगे, हिंदूज एंड मुस्लिम्स को लड़ाएंगे नहीं एक साथ, तब तक एक दूसरे से, तब तक हम लोग रूल नहीं कर पाएंगे। तो उसका पहला जो एक्सपेरिमेंट था 1905 में उन्होंने किया, ईस्ट बंगाल को अलग करके। तो उसके बाद 1906 में यहाँ पे दे केम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। इसमें एस.सी. मुखर्जी का नाम आता है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आता है, और अरबिंदो घोष का नाम आता है, इन लोगों का नाम आता है। बाद में इसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, हकीम अजमल खां, और लोग जुड़ते गए, और महात्मा गांधी भी जुड़े। तो ये सारे लोग हैं, दे केम अप विद द सॉल्यूशन। ये नेशनलिस्ट आउटलुक था, क्योंकि जब ये इंग्लिश मीडियम, ये वेस्ट के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने गए सारे लोग, महात्मा गांधी भी गए, लोग भी पढ़े, वहाँ से इन्होंने फ़िलासफ़ी पढ़ी, यूरोपियन साइंस को देखा, तो वहाँ पे इनको 2-3 कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, पहले इंडिया में नहीं था ये सब, पेट्रोटिज्म था, एरिया डोमिनेंस होता है, जैसे मैं इस एरिया का हूँ तो आई विल फील गुड अबाउट दिस एरिया, लेकिन ये कि मैं इस एरिया का हूँ एंड आई एम फीलिंग गुड अबाउट होल इंडिया, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्ट नेशनलिज्म। तो इसका बहुत सारा पॉजिटिव भी है, बहुत सारा नेगेटिव भी है। नया कॉन्सेप्ट था जो फैल रहा था कि एरिया में रहने वाले लोग वो उस एरिया को ज़्यादा अच्छा समझे। जस्ट बिकॉज आई एम बॉर्न इन इंडिया आई विल थिंक दैट इंडिया इज़ बेटर देन पाकिस्तान, दिस इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म। ये लॉजिकल नहीं है, ये बहुत मतलब अब कोई आदमी कहीं पैदा हुआ है, उस पर उसका क्या कंट्रोल है, बट जस्ट बिकॉज ही वॉज बॉर्न समवेयर ही हैज़ टू सपोर्ट एवरीथिंग विच इज़ गुड एंड विच इज़ बैड ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, वही नेशनलिज्म है। और वो मतलब थोड़ा सा अगर आप फील कर रहे हैं कि आपकी चीज़ें अप्रिशिएट होनी चाहिए, दैट इज़ गुड, बट आप चाह रहे हैं कि बाकी सब जगह से हम ही बेटर हैं, तो दैट इज़ वो नेशनलिज्म से आगे चौविनिज्म आ जाता है। तो वो एक कॉन्सेप्ट था नेशनलिज्म का, वो इन्होंने पढ़ा। इन्होंने सोशलिज्म पढ़ा, जिसको बोलते हैं सोशलिज्म के बारे में पहले हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्लास 7th में। सोशल मतलब जो समाजवाद जिसको बोलते हैं, जिसमें इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात। इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब ये नहीं कि सबके पास बराबर पैसा आ जाए, डिग्निटी ऑफ लेबर हो, और सबके पास बेसिक नीड्स पूरी हो, सबके पास अपवर्ड मोबिलिटी का चांसेस हो मॉनिटरी। तो ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, कभी एक बार और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट इन लोगों ने पढ़ लिया था, नेशनलिज्म का, सोशलिज्म का। फिर वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारा चीज़ भी इन्होंने वहाँ पे पढ़ा था। तो उसका कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस, जो चीज़ें कमी लग रही थी इनको अपने सिस्टम में, वो यहाँ से उधार लिया, और फिर पुराना जो सिस्टम था उसको मिलाकर एक नया सिस्टम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश किया। ये जो था इसका एम्स था। अब इसका एम्स क्या है, ये आता है, व्हाट आर द एम्स। नीड क्या था, ज़रूरत क्या थी इसकी, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नीड ऑफ दैट के इनकरेज यूथ टू टेक प्राइड इन देयर ओन कल्चर,
मतलब ठीक है, अपने कल्चर को एकदम से बुरा नहीं समझने लगे, कम नहीं समझने लगे। तो ये मकसद नीड यही था कि हमारे यूथ जो हैं हमारे ही कल्चर, हमारे ट्रेडिशन से डिसइल्यूजन हो गए हैं, उनको लगने लगा सब चीज़ यहाँ का बेकार है एंड एवरीथिंग इज़ गुड विद ब्रिटेन। वो क्रिटिक जो होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग जो होना चाहिए कि द थिंकिंग, द एबिलिटी टू टेक गुड फ्रॉम एवरीवेयर, वो चीज़ नहीं था। वो अंधा ब्रिटिश हो गया था, लॉयल हो गया, डॉग हो गया था वो। उसको वहाँ से निकाल कर अप्रिशिएट, टेक प्राइड इन दर कल्चर, जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें दे शुड टेक प्राइड। ये नीड था, इसके लिए ये बना, उसमें एस सी मुखर्जी वगैरह थे। और एम्स क्या क्या बना इसका, तो अब इन्होंने इम्प्लीमेंट कैसे किया उसको, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को। तो इम्प्लीमेंट किया उन्होंने कि वर्नाकुलर मीडियम में दिया जाएगा एजुकेशन। वर्नाकुलर मतलब होता है लोकल ज़बान। उसके बाद इंग्लिश को एक सब्जेक्ट कंपलसरी होगा, इंग्लिश कंपलसरी एज सेकंड लैंग्वेज। क्योंकि ये करना इसलिए ज़रूरी था कि जो मॉडर्न साइंस था, जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स आ रहा था साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, उसका ज़्यादातर मटेरियल जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल था। तो ये, और ब्रिटेन पूरे काफ़ी बड़े पोर्शन पर रूल करता था, तो इन्होंने सोचा ये लैंग्वेज जानना हमको ज़रूरी है, जो हमको अपवर्ड मोबिलिटी में हेल्प करेगा। तो वर्नाकुलर में हम पढ़ाएंगे, सेकंड पे जो आपका लिटरेचर लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश को कंपलसरी करेंगे, सबको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे ये लैंग्वेज, लेकिन बाकी सारा सब्जेक्ट्स हम लोग वर्नाकुलर मीडियम में पढ़ाएंगे। उसमें टेक्स्ट बुक्स हम लोग अवेलेबल कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। ये बहुत मेहनत वाला काम था, बहुत ज़्यादा दिन तक बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, काफ़ी मेहनत, काफ़ी लगन वाला काम था, पब्लिसिटी कम थी इसमें। उसके बाद था कि हम लोग टेक्निकल एजुकेशन हम लोग का पहले नहीं था, तो हम लोग भी टेक्निकल एजुकेशन शुरू करेंगे, वर्नाकुलर मीडियम में भी शुरू करेंगे। और एंशियंट इंडियन रिसर्च हम लोग करेंगे, जो एंशियंट इंडियन जो कस्टम्स है, लैंग्वेज है, ट्रेडिशंस है, नॉलेज है, उसका भी हम लोग जो इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे उसमें इसका भी एक डिपार्टमेंट होगा, उस पर रिसर्च होगा, उसकी डिटेल सामने आएंगी। कल्चर और आर्ट है हमारा, उसको भी हम सेव करेंगे। जैसे अलग अलग तरह के डांसेस हैं, अलग अलग तरह का म्यूज़िक है, अलग अलग तरह का आर्ट फॉर्म है, अलग अलग तरह का हैंडीक्राफ्ट है। तो वी विल हैव डिपार्टमेंट्स इन आवर इंस्टीट्यूट्स टू डील विद देम। तो ये इनका एम था, ये नीड था, और ये था कि इन चीज़ों से हम एक्सपोज कर दें यूथ को। जब इन चीज़ों से एक्सपोज करेंगे तो दे विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द गुड थिंग्स, दे विल स्टार्ट थिंकिंग दैट आवर कल्चर ऑल्सो हैड सम वेरी गुड थिंग्स विच वी कैन टेक फॉरवर्ड, विच वी कैन टेक प्राइड इन, जिसमें हमको थोड़ा सा फ़ख्र महसूस हो। तो ये मकसद था। तो अब एक्शंस क्या क्या हुआ, तो नीड हो गया, एम हो गया, एंड व्हाट वर द एक्शंस दैट वर टेकन बाय द पीपल हु वर एसोसिएटेड विद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो इस मॉडल पे सबसे पहले कोलकाता में, बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी बनाई, जो अभी भी है। अभी उसको बोलते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी को कि ये रिवोल्यूशनरी का अड्डा हो गया, देशद्रोह का अड्डा। एक्चुअली देशभक्त यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया इसी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इसी सोच का नतीजा है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को अलीगढ़ से अलग किया गया था। अलीगढ़ जो था सर सैयद अहमद ख़ान ने ब्रिटिश के हेल्प से खोला था, ब्रिटिश की मदद से खोला था, लेकिन ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया नेशनलिस्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर, डॉक्टर मुख्तार अंसारी, ज़ाकिर हुसैन, हकीम अजमल ख़ां, ये सारे लोग, इन सारे लोगों ने उसको खोला था प्योरली विद दिस ऑब्जेक्टिव कि आप सब चीज़ वेस्ट का सब चीज़ अच्छा नहीं और आप अपने कल्चर को, अपनी तहज़ीब को भूल रहे हैं। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ये आउटकम था इस नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का, जो 1906 में फॉर्म हुआ था। उसके बाद इन्होंने बिहार विद्यापीठ खोला इसी इस पे। तो इन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं था कि भाषणबाजी की, सिर्फ तालीमी जलसा किया जो अभी चलता है, सिर्फ काम ज़्यादा होता नहीं है, अपने तौर पे इन्होंने खोला। काशी विद्यापीठ खोला, उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया खोला, ओपन अप किया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया ओपन अप किया गया। तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें, ये मेजर है आपका। अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है, ये सब काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जादवपुर यूनिवर्सिटी, अभी भी जादवपुर यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही एडवांस यूनिवर्सिटी है अभी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया तो अभी बहुत फेमस भी हो गई है, और उनको बोला कि सब देशद्रोही है यहाँ पे, जबकि ये इनको फाउंडर्स और इनके लोग जो हैं, और इसका जो मॉडल है पूरा देशभक्त मॉडल है, जो पहली बार इंटरवेंशन हुआ ब्रिटिश एजुकेशन के, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में जो कमियां थी उसको उजागर किया इन 4 इंस्टीट्यूट्स ने, और उसमें अपनी चीज़ें डालना शुरू की, इंडियन कल्चर। तो इसको पहले वाइस चांसलर बने इसके मौलाना मोहम्मद अली जौहर, फिर इसमें डॉक्टर मुख्तार अंसारी आए, उसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने बहुत कुर्बानियाँ दी और भूखे रह कर इसको
इस यूनिवर्सिटी को बनाया, संवारा, बहुत कुर्बानियाँ आप उनके बारे में पढ़ेंगे कि हाउ जामिया मिल्लिया इस्लामिया इस्टेब्लिश। बाद में यूनिवर्सिटी बनी है, अलीगढ़ में पहले खुली थी, फिर वहाँ से शिफ्ट हुआ, करोल बाग में शायद दिल्ली में था। उसके बाद अभी जो जामिया नगर है जहाँ पे ओखला के पास, वहाँ पे ये अभी लोकेटेड है। इंडिया के जो बड़े बड़े मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, इसका इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है अभी भी। जो बड़े बड़े आपको जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, यहाँ से पढ़ के गए हैं। तो इट इज़ स्टिल व्हेन यू गो एंड विजिट जामिया मिल्लिया इस्लामिया। तो ये लोग थे और इसको सपोर्ट किया था बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी ने, इस मॉडल को, एंड रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये दो आदमी ने, दोनों का अपना अपना सोच था। महात्मा गांधी का एक सोच था एजुकेशन के फील्ड में, जो इन्होंने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में लिखा है, और रविन्द्रनाथ टैगोर की अपनी एक सोच थी एजुकेशन कैसे दिया जाए। दोनों ने अपनी अपनी सोच को अभी हम देखेंगे दोनों की क्या क्या सोच है एक दो लाइन में। उन्होंने कोशिश किया कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो, और कुछ हद तक चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। उस पूरे मॉडल को ये लोग तोड़ नहीं पाए, बिल्कुल अल्टरनेट मॉडल नहीं दे पाए। फिर भी जो भी इन्होंने हो सकता था कोशिश की। तो अब महात्मा गांधी का मॉडल क्या था, व्हाट वाज, महात्मा गांधी कैसा एजुकेशन चाहते थे? तो एक तो महात्मा गांधी चाहते थे एजुकेशन फॉर ऑल, सबको एजुकेशन मिले। महात्मा गांधी थॉट ऑन एजुकेशन, कैसी एजुकेशन चाहते थे वो? तो महात्मा गांधी ने शायद हरिजन पेपर में या कहीं पे लिखा है अपने मॉडल के बारे में। तो उसको उन्होंने कहा था कि उस वक्त के स्टूडेंट्स को बोला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के टाइम में, और उस टाइम में जब ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को देखा उन्होंने लोगों को बोला कि आप यू शुड लीव दोज इंस्टीट्यूट्स। ये इंस्टीट्यूट्स नहीं है, एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स नहीं है, ये ग़ुलाम बनाने के अड्डे हैं। दीज आर द सिटाडल्स ऑफ स्लेवरी। उनके कॉल पे बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और जो ब्रिटिश मैनेज इंस्टीट्यूट्स था उसको छोड़ दिया था उस टाइम में। ये महात्मा गांधी उसने जो मॉडल दिया, उसके बाद उस मॉडल का उन्होंने नाम दिया नई तालीम। ये बहुत फेमस मॉडल है और ये बहुत अलग तरह का मॉडल है। ये मॉडल क्या बताता था, इन्होंने देखा कि फ़ीस लग रहा है बच्चों को, क्योंकि स्कूल का खर्चा कैसे चलेगा, तो फ़ीस लग रहा है। उस फीस की वजह से सब पढ़ नहीं पा रहे हैं, और ग्रांट सरकार दे नहीं रही है। मतलब फ़ीस आप हटाइएगा कब, जब कहीं से पैसा है। फॉर एग्जांपल एक स्कूल का एक्सपेंडिचर है 5 लाख रुपए पर मंथ का, तो 5 लाख रुपए तो उसका एक्सपेंडिचर लगना ही है। तो वो या तो बच्चों की फ़ीस से आएगा, या कहीं और से कोई पैसा दे दे उसको, कोई पैसे वाला है बहुत, वो डोनेट कर दे। अब हर महीने कौन डोनेट करेगा भाई इतना, तो सरकार करती है। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो फ़ीस कम लगता है आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, तो उस फीस, ऐसा नहीं है कि फ़ीस उसमें नहीं लगता है, उसमें टीचर्स पैसे नहीं लेते हैं, उसमें सब चीज़ फ्री में आती है, ऐसा नहीं है। समबडी इज़ पेइंग फॉर दैट, तो वो पे कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहाँ से पे कर रही है, तो आपका टैक्स का जो पैसा जा रहा है, कलेक्शन हो रहा है, उसी में से कुछ पैसे वो यूनिवर्सिटीज़ में दे रही है, ताकि आप वहाँ पर आपकी जो एजुकेशन है उसका कॉस्ट कम हो पाए। तो गांधी जी इस पे सोचते थे कि अगर फ़ीस रख दिया गया, हमारी पॉपुलेशन तो नंगी है, भूखी है, इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से ये अपने इंस्टीट्यूट्स को चला पाएंगे। और हम लोग अपना मॉडल लेकर आए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इसको सरकार ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसको फंड नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। वो तो मैकॉले की पॉलिसी पे चल रहा है, वो तो वुड्स के रीजन्स पे चल रहा है, तो वो इसको क्यों सपोर्ट करेगी, वाई वुड दे सपोर्ट दैट। तो कैसे ये स्कूल चलेगा, इसमें पैसा नहीं है और हम फीस नहीं है लोगों के पास, और इसको चलाना भी है, खर्चा है। तो उन्होंने एक नया मॉडल दिया जिसको बोलते हैं नई तालीम। उस मॉडल पे काम इंडिया में बहुत कम हुआ, भाषण बहुत हुआ है, काम नहीं हुआ। इंडिया वाले जो हम लोग जो है ना, स्पेशली नॉर्थ इंडियन, भाषण में बहुत आगे हैं, बोलने में, जलसे में। काम करने में हम लोग, जहाँ पे लाइमलाइट्स नहीं होता है वहाँ पे काम करने में हम लोग बहुत पीछे उड़ जाते हैं। माइक संभालने में, स्टेज पे आने में बहुत आगे हैं हम लोग। नई तालीम में जो आया, उसमें आया, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुनर का। हुनर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्किल उर्दू में होता है ना, हुनर। उन्होंने बोला स्टूडेंट्स जो पढ़ेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज सीखेंगे, टीचर के साथ रहेंगे, और टीचर जो होगा वो किसी न किसी चीज़ में स्किल्ड होगा, कोई ना कोई हुनर उसको आता होगा। जैसे मुझे स्विमिंग आता है, या फिर मैं कोई अच्छा क्राफ्टिंग जानता हूँ, बांस का बैम्बू वर्क में बहुत अच्छा जानता हूँ, या फिर मैं कशीदा बहुत अच्छा जानता हूँ, या मैं कार्विंग जानता हूँ, या मैं स्कल्पटिंग जानता हूँ, या मैं गोल्ड स्मिथ वाला काम जानता हूँ बहुत ज़्यादा, या मैं लोहा का काम बहुत अच्छा जानता हूँ, या मैं लकड़ी की चीज़ें बनाना बहुत अच्छा जानता हूँ। मतलब टीचर को किसी न किसी एक फील्ड में स्किल्ड होना है, और वो स्किल जो होना है, टीचर जो है पेमेंट यहाँ से नहीं लेगा, बच्चों से नहीं लेगा, टीचर उस स्किल से पैसा कमाएगा। और स्कूल का खर्चा कैसे चलेगा,
तो टीचर जैसे अगर लकड़ी का काम बहुत अच्छा आता है, फॉर एग्जांपल लकड़ी के चेयर्स बनाना, तो लकड़ी का हम लोग लकड़ी का पेड़ लगाएंगे, लकड़ी को काटेंगे, वहाँ का जो टीचर होगा वो लकड़ी की मदद से उसको वो मेजरमेंट सिखाएगा और उसके बाद उनसे चीज़ें बनवाएगा, खुद भी टीचर बनाएगा और बच्चों से भी बनवाएगा। जब वो बनवाएगा तो वो चीज़ें बनेंगी तो वो चीज़ें बिकेंगी, उससे पैसा आएगा। तो स्टूडेंट्स अपना खर्चा अपना सामान बना के निकाल रहा, स्टूडेंट्स आर पेइंग फॉर देयर फीस बाय वर्किंग। तो दोनों चीज़ हो रहा है, स्टूडेंट्स सीख भी रहे हैं, अप्रेंटिस टाइप का वर्क हो गया, स्टूडेंट्स सीख भी रहे हैं और स्टूडेंट्स उससे अर्न भी कर रहे हैं। अर्न जो कर रहे हैं उससे वो स्कूल का खर्चा दे रहे हैं, टीचर्स भी उसी से अर्न कर रहा है, तो उससे उसका पैसा निकल जा रहा है, स्टूडेंट को फीस नहीं देना पड़ रहा है। और स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं, मतलब सिर्फ क्लासरूम थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं ले रहे हैं, दे आर लर्निंग द थिंग्स प्रैक्टिकली। मेजरमेंट वो वहाँ सीख रहे हैं। एग्रीकल्चर सीखना है उसको, तो एग्रीकल्चर सिर्फ बैठ के लेक्चर नहीं सुन रहे हैं, वो एग्रीकल्चर एक्चुअली में खेती कर रहे हैं वो टीचर के साथ, उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बेचा जा रहा है, सेल आउट किया जा रहा है, उसमें जो पैसा निकल रहा है, स्टूडेंट्स की जो मेहनत है वो स्कूल के खर्चे में चली जाती है, टीचर से उसी को जो प्रॉफिट आता है उसको टीचर से भी मिल जाता है। ये एक मॉडल था, बिल्कुल लोगों को समझ में नहीं आया। अभी कई जगह लोगों ने नहीं, छोटे छोटे स्टाइल में, अभी मॉडर्न एजुकेशन के बाद लोग इस चीज़ को कई जगह शुरू कर रहे हैं। तो ये गांधी जी का बिल्कुल नया मॉडल है, इसमें हुनर पे था, स्किल पे था और सेल्फ डिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स बनाना था, सेल्फ डिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जिसको किसी सरकारी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो अपने आप को खुद सस्टेन करेगा। और प्रैक्टिकल नॉलेज, नॉलेज जो प्रैक्टिकल हो, नॉलेज जो करके, जो चीज़ें आपको करके बताई जाएं और उससे आप अर्न भी किए, इस टाइप का सिस्टम था। आपको ये थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा होगा, पता नहीं ये कैसे होगा, हो सकता है इस पर अगर सीरियसली सोचा जाए तो इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो हैंडीक्राफ्ट वगैरह इसको सिखाना है, उसमें 2-3 चीज़ होगा आपका। आप चाह रहे हैं कि इंडियन स्किल सेव हो जाए, तो इंडियन स्किल सेव भी होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग सेव कैसे होता है, कहीं पे आप बंद कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ, किसी एकलौता बच्चा है उसको अलमीरा में बंद करके रख दो, शोकेस में, सेव हो जाएगा नहीं। उसको यू शुड टीच हिम मोर स्किल्स, मोर डिसिप्लिन, यू शुड मेक हिम मोर डिसिप्लिन। तो हैंडीक्राफ्ट अगर आप बच्चों को सिखा देंगे चीज़ों को, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है, इंडियन लैंग्वेज है, इंडियन आर्ट्स है, तो वो उसको, और उसमें आप उसमें अर्निंग भी होने लगेगा उसको, तो वो चीज़ वैसे ही सेव हो जाएगी। तो ये एक मॉडल था बिल्कुल नई तालीम का, महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट था, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग, सेल्फ इंडिपेंडेंट, टीचर बच्चों को पे नहीं करना पड़े, बच्चे काम करें और खुद से अर्न करें, एक स्कूल सेल्फ डिपेंडेंट हो, सेल्फ रिलायंट हो, सेल्फ रिलायंट बेटर वर्ड है आपका, सेल्फ रिलायंट हो। तो सेल्फ रिलायंट पूछा जाएगा तो नई तालीम आपको बताना है, इसमें हुनर है, टीचर शुड बी स्किल्ड, सेल्फ रिलायंट, इससे मकसद क्या है, सेल्फ रिलायंस आ जाए इंस्टीट्यूट्स में, प्रैक्टिकल लर्निंग हो जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। ये सारी चीज़ें थी गांधी जी के मॉडल ऑफ एजुकेशन में, जिसको बाद में इनके जो स्टूडेंट थे विनोबा भावे, उन्होंने बहुत हद तक बढ़ाया भी। लेकिन इंडिया के खुद लीडर्स जो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रिटेन से इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने उस चीज़ को नहीं पढ़ा, नहीं सीरियसली लिया, तो इम्प्लीमेंट नहीं किया उसको, जिस स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब हम लोग एक छोटा सा देख लेते हैं इसमें, रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या पॉलिसी था एजुकेशन पे, रविन्द्रनाथ टैगोर कैसा एजुकेशन चाहते थे। गांधी जी का तो था प्रैक्टिकल, सेल्फ रिलायंट। रविन्द्रनाथ टैगोर जो था, उनके बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, नहीं तो एक वीडियो है इसमें, आप देख लीजिएगा इसी यूट्यूब पेज पे जाकर, आप यू कैन वॉच व्हाट वाज हु वाज रविन्द्रनाथ टैगोर, इस पर बहुत अच्छा क्लास 6 का वीडियो है, यू कैन वॉच दैट वीडियो अगेन इफ़ यू हैव फॉरगेटन। इनका था कि चिल्ड्रन जो है वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं नेचुरल सराउंडिंग में, चिल्ड्रंस लर्निंग इज़ द बेस्ट इन द नेचुरल सर, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं नेचुरल सराउंडिंग में और बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आप उसको दें तो बहुत जल्दी कैच करते हैं। इनका था नेचुरल सराउंडिंग में पढ़ाइए, ये जो क्लासरूम का वॉल है इस पर बैठा के मत पढ़ाइए, आप क्लासरूम वॉल्स को हटाइए, बच्चों को बाहर निकालिए, उनका ये कहना था। ये मॉडल है इनका, नेचुरल सराउंडिंग में पढ़ाइए। एक क्लासरूम में जो 4 वॉल्स में बोलते हैं, ये वॉल्स जो क्लासरूम के हैं, मुझे लगता है कि दे आर ब्लॉकिंग द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब बच्चा होता है, मैंने भी कई बार देखा, एक बच्ची थी, उसको मैंने देखा, उसे कपड़े की दुकान है, उसको मैंने देखा कि वो मेजरमेंट का क्वेश्चन नहीं कर पा रही है, वो प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल पा रही है, और जबकि वो दुकान पे बैठती है और दुकान पे वो सही पैसा निकाल कर देती है, उसको प्रॉफिट भी उसको समझ में आ जाता है कितना हो रहा है, दुकान पे वो सारा काम कर लेती है वो अपने पेरेंट्स के दुकान पे, लेकिन किताब में जो दिया हुआ है वो नहीं बन पाता है, उससे मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है।
और उससे प्रॉफिट लॉस नहीं निकल रहा है, उससे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस नहीं निकल रहा है, उसको कि एक कपड़ा है उसके यहाँ 100 रुपये मीटर, उसको 80 में देना है, तो कितना उस पर हमने घटाया, फिर हम कितने में ख़रीदे थे उसको, तो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हमने ये बैलेंस अमाउंट रखा कि इतना चलो कम कर देंगे तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे प्रॉफिट पे, हमारे खर्चे पे। वो उस चीज़ को जब वो व्हेन शी इज़ इन द शॉप, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल दैट, शी इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स, वो नेचुरली उस चीज़ को कर पा रही है। लेकिन यहाँ पे जब दिया जा रहा है तो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ये होता है, तो समटाइम्स इट ब्लॉक्स द वॉल्स। उसके बाद इन्होंने अपने थॉट प्रोसेस पे एक स्कूल खोला जिसका नाम हुआ शांति निकेतन 1902 में, विच बिकेम ए यूनिवर्सिटी, विश्व भारती, जिसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर का आइडिया है, वो महात्मा गांधी का आइडिया, उनके बारे में पूछा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के आइडिया के बारे में पूछा जाता है तो आप कहेंगे नेचुरल सराउंडिंग है, एंड क्लासरूम के फेवर में वो नहीं थे, बच्चों को क्लासरूम में रख कर पढ़ाया जाए। इन लोगों का आइडियाज़ जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ठीक से, इट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड येट। बाहर के लोग अभी इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस टाइप के लर्निंग पे। तो बहुत जगह मैंने दिल्ली में ही स्कूल्स देखा है, 1-2 देवरी, मतलब कहीं बाहर से आइडिया लेकर है, लाइफ स्किल स्कूल्स देखा है, काफ़ी कॉस्टली है, तो सेल्फ रिलायंट नहीं है। लेकिन लाइफ स्किल तो सिखा रहे हैं बट दोज आर नॉट सेल्फ रिलायंट, स्टूडेंट हैव टू पे फीस। तो हम लोग इस पर सोच सकते हैं, आप लोग इस पर सोच सकते हैं कि उस टाइम में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ ठीक से, तो क्या इस पर सीरियस कोशिश की जाती है। इसे मुश्किल काम है, इसमें पब्लिसिटी कम है, माइकबाजी कम है, जलसे कम है, इसीलिए लोग इन सब चीज़ों में हाथ नहीं डालते हैं। तो दे वर ओरिजिनल आइडियाज़, तो ये हमारा आइडियाज़ था, इस पर अभी भी हम लोगों को इंटरवेन करने की ज़रूरत है। बाद में आपको जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद जो एजुकेशन फॉर ऑल का था, फीस का था, एजुकेशनल कि ज़्यादातर जगह एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जाए, सरकार इंटरवेन करें, इस पर बहुत लेवल पे इंटरवेंशन हुआ। महात्मा गांधी के भी आइडियाज़ पे एजुकेशन ऑल, एक्सेसिबल, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, यहाँ पे बहुत सारा एक्ट आ गया, लेकिन कंडीशन पैथेटिक रही, बहुत जगह अच्छी कंडीशंस नहीं है उसकी। और ग्रेजुअली प्राइवेट जो सिस्टम है, जो प्राइवेटाइजेशन है वो हो गया है, उसमें फिर से फीस पे करना पड़ रहा, फिर से वो मैं आई एम डाउन द लाइन, आप 5-10 साल के बाद फिर देखिए, फिर वही मुश्किल आने वाली है। तो फिर हमको 10 साल में हमको लगता है कोई इंटरवेंशन इस लेवल पे करना होगा, कम्युनिटी लेवल पे इस टाइप का कोई इंटरवेंशन, ताकि वो एजुकेशन फॉर ऑल सबके लिए अचीव हो पाए। तो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन विच इज़ स्टिल देयर। ब्रिटिश एजुकेशन, ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो ये 3 इंटरवेंशन से उनका एक इंटरवेंशन है नेशनलिस्ट, जो यहाँ के लोग थे, जो उस चीज़ को गलत देखते थे उनका। तो ये आपको सही से पता होना चाहिए, मैकॉलेज मिनट पता होना चाहिए, चार्ल्स वुड का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आता है क्या आइडियाज़ है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो एक वीडियो और बनेगा आपका जिसमें आपको नेक्स्ट इम्पैक्ट, दूसरी चीज़ों पे जो इम्पैक्ट है इंडस्ट्री में, ट्रेन में, कम्युनिकेशन में, दैट आई विल